जिसको फेंकते हैं तो वहाँ जिसमें फंस जाता है वो चीज़ उनका हो जाता है, उस खिलाड़ी का हो जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि अब आप बताइए कि ये जो अखिला है वो कितना बार चक्री पर घूमी और कितना बार उसने होपला गेम खेला। ठीक है, इन 20 रुपया में। तो ऐसा ऐसा करके घुमा करके क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है ना, तो इसी का आपको जवाब चाहिए। ओके, तो ऐसा है ना कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स को हम लोग पढ़ते क्यों हैं। मेन चीज़ तो ये है, पढ़ते इसलिए हैं क्योंकि हम कुछ ऐसा चीज़ है जो फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं आसानी से, इसलिए पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए जैसे बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि एक जैसे गार्डन है, ठीक है, बगीचा है, उसमें 2 बच्चा या उससे ज़्यादा खेल रहा होगा, लेकिन हम यहाँ पर 2 बच्चा के बारे में बात कर रहे हैं। एक बच्चे का वजन है 20 किलो और यहाँ पर जो बैठा हुआ है मान लीजिए 19 केजी है। तो क्या यह बराबर है। आपको भी पता है कि ये जो बच्चा है वो उससे हल्का है, थोड़ा हल्का है, तो ये ऊपर की ओर चला जाएगा, ये नीचे की ओर चला जाएगा क्योंकि ये भारी है इसलिए। तो ये बैलेंस तो नहीं हो गया, ये अनबैलेंस है ना, अनबैलेंस। तो बैलेंस करने के लिए इधर 20 केजी होना चाहिए, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड LHS के तरफ अगर 20 केजी है तो राइट हैंड साइड में भी होना चाहिए 20 केजी, तब जा कर के इक्वल होता है। ठीक है, और इसी इक्वल से इक्वेशन पैदा होता है। ठीक है, इक्वेशन जैसे आपने देखा होगा x + 2 = 5, ये क्या है, ये एक तरीके का इक्वेशन है। इससे हम अंदाज़ा क्या लगाते हैं कि x के स्थान पर कुछ ऐसा नंबर है जिनको जोड़ने के बाद 5 आ जाता है, यानी कि 3 रहा होगा, 3 ही रहा होगा बिल्कुल। उसके अलावा तो और कोई नंबर रह ही नहीं सकता है। अगर 2 भी लीजिएगा, 1 भी लीजिएगा, जिनको जोड़ने के बाद वो 5 आता ही नहीं है। तो 3 + 2 का मतलब 5। बहुत ही आसान है हमारे लिए ये चीज़, है ना। लेकिन हमें ये आसान चीज़ यहाँ नहीं पढ़ना है। ठीक है, पढ़ना क्या है उस पर फोकस करेंगे। फोकस करिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। पेयर का मतलब होता है जोड़ा, यानी कि यहाँ पर 2 लीनियर इक्वेशन का बात किया जा रहा है और ये जो लीनियर इक्वेशन है वो कैसा है, 2 वेरिएबल का है। चलिए, पेयर में कोई शिकायत है क्या, नहीं ना है, पेयर का मतलब 2। अब लीनियर इक्वेशन कैसे होता है इस पर फोकस करते हैं। जैसे चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल में हमने आपको बताया भी था कि लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल में हमने क्या पढ़ा था, जिसका डिग्री 1 हो, जिसका डिग्री 1 हो उसको हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे ये है, इसका डिग्री कितना है, 1 है, ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है। लेकिन इसके अंदर जो वेरिएबल है वो कितना है, एक वेरिएबल है x। ठीक है, देखिए वेरिएबल किसको कहते हैं ये भी देख लीजिए। जैसे हमारा x हो गया, y, z, u, t, v, w, सो ऑन। मतलब कि ये सब जो मैथमेटिक्स में हम लोग क्या लेते हैं, इसको वेरिएबल। ओके, अब जैसे देखिए कि यहाँ पर ये जो लीनियर इक्वेशन है ये कितना वेरिएबल का है, मात्र एक वेरिएबल का है, क्योंकि इसके अंदर ओनली x है। ठीक है, और ये क्या है, x + y = 10। इसमें कितना वेरिएबल है, एक x है, दूसरा y, तो ये 2 वेरिएबल का हो गया। और ये भी लीनियर इक्वेशन है। कैसे, क्योंकि इनका डिग्री 1 है, इनका भी डिग्री 1 है, इसीलिए। समझ में आया, पेयर समझ में आ गया। 2 आपके पास लीनियर इक्वेशन रहेगा, ठीक है, 2 वेरिएबल का। ओके, दिक्कत कहाँ है इस पर फोकस करते हैं। अगर हम आपसे कहें कि x का वैल्यू निकालो, निकाल लेंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे। निकालना क्या, आप खुद मुंह से ही बोल देंगे, डायरेक्ट देख करके, माइंड में कैलकुलेट करके कि यहाँ पर 3 होना चाहिए, 3 + 2 का मतलब 5। अगर मान लीजिए कुछ ज़्यादा बड़ा नंबर रहता, 1175 इस तरह से, तो हम लोग इस तरीके से कैलकुलेट करते। कैसे, x = ये 5 है ना, ये उधर जाएगा तो -x हो जाएगा ना, समझ रहे हैं। सॉरी दोस्तों, सॉरी,
x इज इक्वल टू 5 है, ये +2 उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, जिसके चलते यहाँ पर हम लोग x का वैल्यू 3 आराम से ले आते हैं। इसको कहते हैं एक सॉल्यूशन का, मात्र एक सॉल्यूशन है ये, ठीक है, कि x के जगह पर ओनली 3 ही होना चाहिए। अगर आप x के जगह पर 3 के अलावा जो भी नंबर लीजिएगा वो आपका इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं होगा, ठीक है ना। ठीक है, ये तो बहुत ही आसान था। परेशानी यहाँ पर है कि अगर हम आपसे कहें कि x + y = 10 है और हमें सिर्फ x और y का परफेक्ट वैल्यू चाहिए, परफेक्ट यानी कि एक सॉल्यूशन वाला चाहिए, ठीक है, तब कैसे निकालिएगा उसको। अब फिर तुक्का लगाइएगा कि हाँ शायद कि x के जगह पर 5 रहा होगा सर, या y के जगह पर भी 5 रहा होगा, तभी तो वो दोनों जोड़ करके 10 हो गया। लेकिन ये शायद है ना, परफेक्ट तो नहीं ना है दोस्तों। यहाँ पर 1 भी हो सकता है, यहाँ पर 9, जिनको जोड़ने के बाद 10 आ जाता है। यहाँ भी नहीं रुकेगा ये सॉल्यूशन, 2 यहाँ रखिए 8, तब भी जोड़ने के बाद 10 आ जाता है। 7 रखिए, 3 रखिए, 2 रखिए, 8 रखिए, या 1.16 रखिए, या फिर उसके बाद बैलेंस कर लीजिए इधर, ठीक है। मतलब कि कहने का मतलब आप यहाँ से बहुत सारा मैनी सॉल्यूशन आप निकाल पा रहे हैं, लेकिन एक परफेक्ट वैल्यू x और y का नहीं निकल रहा है। इसी को निकालने के लिए हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सहारा लेते हैं। समझ रहे हैं बात को। याद रखिए, कभी भी अगर आपके पास मात्र एक लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल का और आप चाहते हैं x और y का एक सिंगल वैल्यू निकालने के लिए, तो आप कभी ज़िंदगी भर में कोशिश करते रह जाइएगा, तब भी नहीं निकलेगा, ठीक है। ऐसा में कब निकलता है, जब ये पेयर में रहेगा, यानी कि कुछ इस तरीके का x - y = 5। अब ये पेयर में है, ठीक है, ऐसे पेयर में, और ये भी शर्त है, बहुत ही ध्यान से, पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, ध्यान से सुनिएगा। ये जो x है ना, ये वही x है जो यहाँ पर है, ठीक है। जो यहाँ x है वो यही x है, और जो यहाँ y है वो वही y है। ऐसा आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स नहीं लेना है। जैसे यहाँ x y है तो यहाँ u या तो v, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो यहाँ पर वेरिएबल रहेगा वो वेरिएबल यहाँ भी होना चाहिए, तभी ये रूल काम करेगा। समझ में आया? आसान था। चलिए, तो ये कैसे निकलेगा अब इस पर फोकस करते हैं, ठीक है। तो निकल जाएगा दोस्तों, बहुत ही आसान है। अब देखिए तो क्या करना है, यहाँ x और y का परफेक्ट वैल्यू निकलेगा कैसे कैसे। पहला है सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो कि ज़्यादातर यूज होता है, ठीक है, और दूसरा है एलिमिनेशन मेथड, जो कि कम यूज होता है, ठीक है। तीसरा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो कि बहुत रेयर यूज होता है, ठीक है, बहुत कम। तो हम लोग जो सीखेंगे वो सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू सीखेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है? ऐसे सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब क्या होता है, उसके जगह पर पुट कर देना। जैसे सपोज डैट कि आप सोच रहे होंगे कि x का जो वैल्यू है वो हम इस तरीके से भी तो निकाल सकते हैं। 10 है उधर ये प्लस y उधर जाएगा तो -y हो जाएगा। तो क्या ये परफेक्ट वैल्यू है? नहीं है, परफेक्ट वैल्यू नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर वेरिएबल भी है, ठीक है। समझ रहे हैं? तो कैसे निकलेगा आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से? तो ऐसा करते हैं, दूसरे पेज में समझते हैं। इसी इक्वेशन को देखिएगा, लेंगे और x और y का एकदम परफेक्ट वैल्यू निकालेंगे कि क्या होना चाहिए। इक्वेशन है x + y = 10 और दूसरा इक्वेशन है x - y = क्या है, 5 है ना। ले लिए। चलिए, पहले वाले इक्वेशन का नाम रख देते हैं पहला, दूसरे वाले को दूसरा, ठीक है। हमें यहाँ सीखना है x और y का वैल्यू कैसे निकलता है। देखिए, ये चीज़ जो है 3.1 में बिल्कुल भी नहीं पूछा गया है, लेकिन हम आपको
नॉलेज के लिए बता रहे हैं कि x और y का वैल्यू कैसे निकालिएगा, कैसे निकलेगा। ठीक है, देखिए थोड़े समय के लिए आपको टेम्पररी x का वैल्यू निकालना होगा या तो y का वैल्यू निकालना होगा। आप फ्री हैं, आप जैसे चाहें वैसे निकाल सकते हैं। हम चाहते यह हैं कि x का वैल्यू निकाल लें। ठीक है, तो इज इक्वल टू के बाद जो सबसे पहले रहता है उसको लिखा जाता है हरदम पहले। ठीक है, ये जो है उधर जाएगा, इसको यहाँ पर में समझ में आ गया ऐसे। तो ये हमारा क्या है, टेम्पररी वैल्यू है x का। इसका तीसरा नंबर, जरूरी नहीं है कि आप x का ही वैल्यू निकालें, आप चाहते तो y का भी निकाल सकते थे। y इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स हो जाता। समझ में आया। और जरूरी नहीं है कि आप इसी इक्वेशन से निकालें, आप इससे भी निकाल सकते हैं। x इज इक्वल टू 5 उधर जाएगा तो प्लस y। ओके, और यहाँ से आप y का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, तो कन्फ्यूज़न नहीं है ना। चलिए, अब ये जो हम x का वैल्यू निकाले, अब हम क्या कर रहे हैं, कहाँ से निकला है ये, इस इक्वेशन से निकला है। अब हम चाहते हैं कि इस इक्वेशन में जाकर के सब्स्टिट्यूट कर दें, यानी कि जहाँ पर x है वहाँ 10 माइनस वाई उस जगह पर रख दें। इसी को कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, उस जगह पर जाकर रख दें, उसको पुटिंग भी कहते हैं। तो लिखिए इस तरीके से, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना चाहते हैं। 1 से निकला है ये वैल्यू, तो 2 में पुट कर देते हैं। समझ गए। चलिए 2 जो है एकदम आराम से लिखिए, x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। अब ये जो x है एकदम ध्यानपूर्वक x का जो वैल्यू है वो क्या है, 10 माइनस वाई, और फिर इसके बाद यहाँ पर माइनस वाई इज इक्वल टू 5। और यहाँ पर इसको आप सबूत भी दीजिए कि x का जो वैल्यू है वो 10 माइनस वाई है। ऐसे करके बनाना आपको। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर माइनस है, प्लस होता है, लेकिन माइनस का साइन रह जाएगा। इसके आगे 1 है, इसके आगे भी 1 है, तो 1 1 2 हो जाएगा। ओके, समझ में आया। अब देखिए ये चीज़ इसी के जैसा है। ठीक है, तो इसको अकेला इधर करिए, क्योंकि हमें y का वैल्यू निकालने से मतलब है। इसको उधर भेजेंगे तो -10 हो जाएगा, -2y। इसको जब घटाइएगा तो माइनस बड़ा है, -5 हो जाएगा। इधर भी देखिए माइनस है, इधर भी माइनस है। ठीक है, इज इक्वल टू के इस तरफ एक सिंगल टर्म में माइनस रहता है, एक सिंगल टर्म में माइनस रहता आगे तो कट जाता है। अगर मान लीजिए आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है तो आप ऐसे कर लीजिए कि -2y इज इक्वल टू -5 है ना, तो y इज इक्वल टू यहाँ पर -5 है, ये -2 उधर जाएगा तो नीचे चला जाएगा, ऐसे तो कट ही जाएगा। सॉरी दोस्तों, ये नहीं कटेगा। तो y इज इक्वल टू 5/2। तो जब आप इसको डिवाइड करिएगा तो कितना आ जाता है, 2.5। ये हमारा y का एक परफेक्ट वैल्यू निकला। कभी भी याद रखिए कि ऐसा लीनियर इक्वेशन जिसके अंदर 2 वेरिएबल है, एक वेरिएबल का अगर आपने गलती से भी, मतलब कि गलती से भी नहीं, मतलब कि अच्छे तरीके से आप एक वेरिएबल का अगर निकाल लेते हैं परफेक्ट वैल्यू, तो दूसरा जो है आराम से निकल जाएगा। ठीक है, तो हमें y का वैल्यू मिल गया तो हमारे लिए अब बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, तो कोई भी आप इन तीनों इक्वेशन में आप बैठा सकते हैं y का वैल्यू। ठीक है, आप फ्री हैं। चलिए हम पहला नंबर पर बैठा देते हैं। तो लिखना होगा, सब्स्टिट्यूट करना चाहते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर, कहाँ पर, 1 पर बैठाना चाहते हैं। 1 इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। x का वैल्यू नहीं पता है, वही तो जानना है। y का वैल्यू पता है 2.5। अब यहाँ से 10 है, ये उधर जाएगा तो -2.5 हो जाएगा, जिनको घटाने के बाद 7.5 आता है। अब देखिए हमने दोनों वैल्यू परफेक्ट निकाल लिया। x के जगह पर 7.5, y के जगह पर 2.5। जरा सोचिए कि x के जगह पर यहाँ 7.5 रखा हमने और यहाँ पर
2.5 कितना हो जाएगा जोड़ने के बाद 10 हो जाएगा ना। अब 10 के बराबर 10 है। अब यहाँ सोचिए 7.5 में से 2.5 को जब घटाइएगा आपस में तो 5 आ जाएगा। तो ये ऐसे निकलता है वैल्यू। तो इसीलिए हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हैं। देखिए तो कितना आसान हो गया। अब हम x और y का एक सिंगल सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। समझ में आया? ऐसे निकलता है। दूसरा जो है वो भी पढ़ना जरूरी है क्योंकि वो एलिमिनेशन मेथड है, कभी कभी काम आ जाता है। वही इक्वेशन है, एलिमिनेशन मेथड से बनाना चाहते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। ओके, उसी तरीके का इक्वेशन यहाँ पर भी है। इस क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड से बनाना चाहते हैं। क्या समझते हैं एलिमिनेट का मतलब क्या होता है? किसी एक चीज को या किसी कोई भी चीज को एलिमिनेट कर देना। ठीक है, अब यहां गौर से देखिए इस इक्वेशन को। इसके आगे है प्लस, इसके आगे भी प्लस है, इसके आगे 1 है, इसके आगे भी 1 है, x इधर भी x इधर भी, एकदम सेम टू सेम। ठीक है, ये ट्रिक है दोस्तों, ट्रिक है कि जब आप इसको देख रहे हैं एकदम सेम टू सेम है तो हमने टारगेट किया, सॉफ्ट टारगेट है हमारा क्या, ये कि अगर इन दोनों को आपस में घटाते हैं, क्या बोला मैंने, आपस में घटाते हैं तो x जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा। और जब x खत्म हो जाएगा तो हमारे पास मात्र एक y बचेगा और y का वैल्यू अगर निकल गया तो x का भी वैल्यू आराम से निकल जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं मेथड? देखिए जैसे हम इसको क्या किए कि घटा दिए, x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 10 माइनस 5। ठीक है, और इसको हमने सिंप्लीफाई किया बच्चे की तरह, माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस वाई और इसमें से घटाएंगे तो 5। ये देखिए x इधर प्लस में है, ये माइनस में है। हम तो यही चाहते थे कि x जो है वो एलिमिनेट हो जाए। ठीक है, और y हमारे पास बचा रह जाए। और ये भी सोचने वाली बात है कि अगर गलती से उस इक्वेशन के अंदर यहाँ पर अगर प्लस रहता, अगर यही इसी सिचुएशन से बनाते तब क्या हाल होता? तब दोस्तों x और y दोनों एलिमिनेट हो जाता और हमको जो वैल्यू मिलता वो एरर, यानी कि फॉल्स स्टेटमेंट मिल जाता एक तरह से। नहीं समझे? नहीं हमको x का वैल्यू मिलता, नहीं y का वैल्यू मिलता। तो इसीलिए हमने जानबूझ करके ऐसा एग्जाम्पल लिया था ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, ये तो बहुत ही आसान एग्जाम्पल था दोस्तों, तरह तरह का आएगा एग्जाम्पल। ओके, समझ गए? अब y इज इक्वल टू जब 5/2 है तो इसका मतलब 2.5। अब मेरे लिए x का वैल्यू निकालना बाएं हाथ का खेल है। समझ गए दोस्तों? आसान था। आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे यहाँ सपोज डैट x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 है। यानी कि आपने ऐसा कहाँ देखा था? पॉलिनोमियल बना रहे थे ना, उसमें देखा था कि नहीं, कि यहाँ प्लस है तो उसका ऑपोजिट साइन माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस। अब देखिए यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, दोनों सेम सेम कट गया। ये प्लस वाई, ये प्लस वाई तो 2y हो गया। ये प्लस है ना और ये माइनस है, घटेगा, साइन है बड़ा का प्लस का तो 5। अब y इज इक्वल टू भी देखिए 5/2 आ गया, यहाँ पर भी देख रहे हैं ना, एकदम सेम सेम आ रहा है। ओके, अब देखिए आपको ऐसे घुमा करके भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 10 है और यहाँ पर है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 सपोज डैट। ठीक है, अब आप सोचिएगा कि हम x वाले पार्टी को एलिमिनेट करें कि y वाले पार्टी को। उसके आगे जो कोएफिशिएंट है वो 3 है, ये 2 है। जब इनको आपस में घटाइएगा x का सत्यानाश नहीं होगा। नहीं समझे बात को? यानी कि x नहीं एलिमिनेट होगा और ना ही y एलिमिनेट होगा, क्योंकि उसके आगे का जो नंबर है एक दूसरे से डिफरेंट है। तो सेम सेम लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऐसा से आप मल्टीप्लाई करिए। देखिए आप फ्री हैं, बिल्कुल फ्री हैं। आप इसको ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई करिए, इसको ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई करिए,
अगर आपने चूज़ किया है कि हमको x को एलिमिनेट करना है, ठीक है, तो उसको टारगेट करिए। हम देख रहे हैं कि 3 से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 टू जा 6x हो जाएगा, और इसमें अगर हमको 6x बनाना होगा तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि 2 इंटू 3 6x हो जाएगा। तो अब ये 6x, ये भी 6x हो जाएगा। अब ये 6x माइनस 6x यानी कि एलिमिनेट हो जाएगा। समझे बात को? ऐसे आप कर सकते हैं। ओके, 6x प्लस और ये 3 इसमें भी मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 9y, और ये 3 इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 30 हो जाएगा। ठीक है, 6x 2 टू जा 4 y 10। ठीक है, अब इसको आप घटा लीजिए। उस तरीके से भी घटा सकते हैं, इस तरीके से ऐसे भी घटा सकते हैं। देखिए 6x प्लस 9y इज इक्वल टू 30। एलिमिनेट हो गया ना, x का जो पार्टी है वो एलिमिनेट हो गया। अब ये प्लस माइनस, माइनस 9 में से 4 को घटाइए 5y, इसमें से घटेगा कितना हो जाएगा 20। अब y इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास 20/5 का मतलब 5 4 या 20। तो ऐसे आप वैल्यू को निकाल सकते हैं। समझ में आ गया। तीसरा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो कि अभी काम में आने वाला नहीं है, तो रहने दीजिए, उसको बाद में बताएंगे अभी दूसरे लेक्चर में। चैप्टर नंबर 3 वाले ही लेक्चर में बताएंगे। ओके, तो अभी सब पढ़ लेंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा उतना। अब देखिए दोस्तों, चलिए अब अपने मेन बुक पे आते हैं। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पर। देखिए यहाँ क्या है कि एक बच्ची है, ठीक है, अखिला नाम है उनका। वो अपने गांव के मेला में घूमने गई हुई हैं, ठीक है, 20 रुपया लेकर के। मेला में वो 2 जगह अपना पैसा को खर्च की है। एक जाइंट व्हील में खर्च की है जिसको चक्री कहते हैं, और दूसरा हुपला गेम है, एक रिंग टाइप का होता है जिसको फेंकते हैं हम लोग। जिस सामान के अंदर जाकर के वो फंस जाता है वो सामान उस खिलाड़ी का हो जाता है। ठीक है, इन दोनों चीज़ों में वो पैसा को खर्च की है 20 रुपया। ठीक है, बुक वाला कहता है कि चक्री का जो टिकट का दाम है वो 3 रुपया है। ठीक है, ओके, और ये जो हुपला का एक बार फेंकने का जो दाम है, कॉस्ट, वो कितना है 4 रुपया। ठीक है, अब बुक वाला आपसे एक सवाल पूछ रहा है कि आप बताइए कि ये जो अखिला है वो कितना बार चक्री में घूमी है, यानी कि कितना बार टिकट कटाई है और कितना बार उसने हुपला गेम को फेंका है, कितना बार उसने प्ले किया है। ठीक है, सपोज डैट अगर आप कॉमन सेंस से सोचिएगा कि अगर वो एक बार अगर टिकट कटाई होगी घूमने के लिए चक्री का, तो 3 रुपया दी होगी। ठीक है, और ये जो हुपला गेम है एक बार अगर फेंकी होगी तो 4 रुपया। ठीक है, तो 3 + 4 7 रुपया हो जाता है। यानी कि इससे पता चलता है कि वो दोनों जगह कहीं ना कहीं बार बार चांस खेली है। ठीक है, हो सकता है कि वो एक बार इसमें घूमी होगी या तो फिर 4-5 बार इसको क्या नाम है घूमी होगी, हो सकता है। लेकिन यहाँ भी बुक वाला आपका कन्फ्यूज़न को दूर कर दिया। एक और स्टेटमेंट दिया हिंट के तौर पे कि जितना बार उसने हुपला गेम खेला है उसका जस्ट आधा बार चक्री पर घूमी है। जैसे मान लीजिए कि उसने 4 बार फेंका उस रिंग को, तो 2 बार वो टिकट कटाई होगी घूमने का, यानी कि 4 का आधा कितना होता है 2। समझ में आ गया? ऐसे तो ये चीज़ है। तो आपको बताना है कि वो कितने बार राइड की है जाइंट व्हील का और कितने बार उसने प्ले किया है हुपला को। समझ में आ गया? ऐसा चीज़ है। अब इसका जो क्वेश्चन है, इसका जो आंसर है वो कैसे निकलेगा, ये मेन चीज़ है। तो इसका आंसर हम लोग पढ़ेंगे। ये जो एग्जाम्पल नंबर 1 है, इसको जब हम एक्सरसाइज सॉल्व कर लेंगे तो आपके लिए ये चीज़ समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। आप चक्री वाले को, यानी कि कितना बार आप घूम रहे चक्री में, उसको आप x मान सकते हैं, हुपला को y मान सकते हैं, क्योंकि हमको पता नहीं ना कि कितना बार घूम रही है। तो इस चीज़ को भी रहने देते हैं, कहानी तो सोच लिए, समझ लिए, ठीक है ना। ऐसे
आप भी अपने ज़िंदगी में बहुत सारा ऐसा ऐसा चीज़ करते हैं जो कि लीनियर इक्वेशन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। जैसे आप कभी मार्केट में सब्जी या फल लेने तो जाते होंगे, 50 का नोट आप देते होंगे उसको, तो मान लीजिए 4 आम आपने लिया, ठीक है, और आपको 10 रुपया का नोट वापस किया, तो आप क्या सोचते हैं कि एक आम, यानी कि इसको हम लोग x मानते हैं, एक आम का जो दाम है वो 10 रुपया रहा होगा। ये कैलकुलेट कर लिए हम लोग आसानी से, क्योंकि ये छोटा मल्टीप्लिकेशन था, छोटा कैलकुलेशन था, इसीलिए। बड़ा रहेगा तो उसी तरह से दिमाग लगाएंगे, 4x + 10, ठीक है, ये 10 उधर जाएगा तो 50 - 10, ठीक है, तो ये कितना हो गया 4x, इधर 40, तो x = 40/4, देखिए 10 निकल गया। समझ में आ रहा है, यानी कि एक आम का जो दाम है वो 10 रुपया है। ऐसा ऐसा बहुत सारा आप अपने रियल लाइफ में करते रहते हैं, लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड है, ठीक है, इसी चीज़ को समझना है। देखिए दोस्तों, ये वही चीज़ को दर्शाया गया है इक्वेशन के फॉर्म में। अभी आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। समझ में आ गया तो बहुत ही अच्छी बात है। वही चीज़ है कि 2 अगर इधर भेजिएगा तो 2y = x, ठीक है, यानी कि 2 गुना ज़्यादा वो हुपला खेली है। किससे कंपेयर करें तो चक्री पे घूमे एक बार तो 2 बार हुपला खेली होगी, तो वही चीज़ है दोस्तों, ठीक है। चलिए मेन चीज़ पर आते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। रिकॉल फ्रॉम क्लास 9th that the following are example of linear equation in 2 variables। नीचे जो है दिया हुआ है पेयर में, क्या दिया हुआ है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। देखिए 2 वेरिएबल है ना, x और y, ओके, ये लीनियर इक्वेशन और एक ये लीनियर इक्वेशन। तो आप देखिएगा दोनों में थोड़ा सा अलग लग रहा है, तो आप सोच रहे होंगे कि क्या ये अलग है, नहीं नहीं, ये जो -3 है = के उस तरफ जाएगा तो ये 3 हो जाएगा, यानी कि x - 2y = 3, ओके। अब इन दोनों को जब सॉल्व किए, एलिमिनेशन मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं, तो देखिएगा कि x का वैल्यू 2 निकलेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, जो कि हमने आपको बता दिया है कि x का वैल्यू कैसे निकलता है और y का वैल्यू कैसे निकलता है। तो आगे बढ़ते हैं। यू ऑल्सो नो डैट एन इक्वेशन विच कैन बी पुट in the form ax plus by plus c = 0 where a, b and c are real numbers and a and b are not both 0 is called a linear equation in 2 variable x and y। मतलब नहीं समझे, जैसा कि आप जानते हैं कि लीनियर इक्वेशन जो है 2 वेरिएबल का किस फॉर्म में लिखाता है, किस फॉर्मेट में, ax + by + c = 0, ठीक है। यानी कि ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है जिसका पावर कितना है, 1 है, और इसमें वेरिएबल कितना है, 1 2, ठीक है, ओके, इस फॉर्म में लिखाता है। और साथ में यह शर्त है कि a जो है, a b c आर रियल नंबर होना चाहिए। रियल नंबर मतलब बताए भी थे कि दुनिया में जितना भी नंबर है 0 1 2 3 4 -2 -1 मतलब जो भी √3 भी तो रियल नंबर ही है। आया समझ में? तो आप a b c के जगह पर रियल नंबर रख सकते हैं और होगा ही होगा। बुक वाला कह रहा है कि a b c जो है वो रियल नंबर है। एक और चीज़ कहा जो कि बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनने की ज़रूरत है, क्या है कि ठीक है a b c तो रियल नंबर है ही, लेकिन एक और शर्त है मेन, क्या है कि a एंड b आर नॉट बोथ 0, मतलब कि a और b के जगह पर आप 0 नहीं रख सकते। 0 के अलावा जो चाहें आप रख सकते हैं, आप फ्री हैं, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया क्यों नहीं होना चाहिए? अगर सपोज डैट आप सोचते हैं, क्या लिखा हुआ था, a एंड b आर नॉट बोथ 0, ठीक है। देखिए सपोज डैट कि अगर आप a के जगह पर 0 रख देते हैं और b के जगह पर भी 0 रख देते हैं, तो इसको जब आप कैलकुलेट किए तो 0 हो गया, इधर भी 0 हो गया,
प्लस सी, यानी कि सी इज इक्वल टू 0। क्या ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है? नहीं है। कहाँ इसमें x है, कहाँ इसमें y है? नहीं ना है। तो इसीलिए आपको चेताया है कि आप x के आगे जो a है और y के आगे जो b है उसके जगह आप 0 मत रखिएगा। अगर रख दीजिएगा तो वो फिर लीनियर इक्वेशन नहीं रह जाएगा। ठीक है, समझ में आया? तो क्या हम, चलिए ये a के जगह पर 0 रख देते हैं और b के जगह पर, ये क्या है दोस्तों, y ना होगा, सॉरी, b के जगह पर 1 रख सकते हैं क्या? नहीं, तब भी नहीं रख सकते हैं। क्या बोला कि ना ही x के मतलब ना ही a के जगह पर ना ही b के जगह पर आप 0 नहीं रखना है। ठीक है, एक साथ 0 नहीं रखना है। ओके, समझ में आ गया? अगर ऐसा आपने किया तो क्या हो जाएगा, इधर 0 हो जाएगा, y प्लस सी इज इक्वल टू 0। क्या यह अभी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है? नहीं है, अभी भी नहीं है। एक वेरिएबल है लेकिन एक और वेरिएबल जो था x वो अब नहीं रहा। ठीक है, क्योंकि उसके आगे 0 हमने लिख दिया था, इसीलिए। तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर a के जगह पर और b के जगह पर आपको 0 नहीं रखना है। ठीक है, अब बोल रहा है कि वी ऑफ्टेन डेनोट द कंडीशन a and b are not both 0 by a square plus b square is not is equal to 0। यानी कि यहाँ पर ये आपको बहाना दिया, डेनोट किया गया है कि a और b के जगह पर आपको 0 नहीं रखना है। ठीक है, कैसे होता है यहाँ पर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज नॉट इज इक्वल टू 0। सपोज डैट आप मानिए कि यहाँ पर आप 0 रख देते हैं और इधर भी 0 रख देते हैं, तो ये ऑब्वियसली सी बात है कि 0 के बराबर आएगा ही आएगा। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है कि 0 के बराबर नहीं आना चाहिए, 0 के बराबर नहीं आना चाहिए। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? नहीं, ये स्टेटमेंट सही नहीं है, क्योंकि 0 के बराबर तो 0 आना चाहिए था। लेकिन यहाँ तो बोल रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं है। तो अगर मान लीजिए कि हम यहाँ कोई भी रियल नंबर ले लेते हैं, 0 के अलावा 1 ले लिया, 1 का स्क्वायर करिएगा तो 1 ही हो जाएगा। यहाँ पर 2 का स्क्वायर ले लेते हैं, तो क्या ये 0 के बराबर नहीं है? हाँ, बिल्कुल नहीं है 0 के बराबर, क्योंकि 1 प्लस यहाँ पर 5 हो जाएगा, 5 इज नॉट इज इक्वल टू 0। ये बिल्कुल सही बात है। 5 जो है वो 0 के बराबर तो नहीं ना है। समझ में आ रहा है ना? तो यही चीज़ आपको समझाया जा रहा था। वैसे और भी आगे बनाते जाइएगा तो आपको समझ में आएगा। देखिए, बोल रहा है कि यू हैव ऑल्सो स्टडीड दैट ए सॉल्यूशन ऑफ सच एन इक्वेशन इज ए पेयर ऑफ वैल्यूज 1 फॉर x एंड अदर फॉर y विच मेक्स द 2 साइड्स ऑफ द इक्वेशन इक्वल। मतलब नहीं समझे। बोल रहा है कि आपने ये भी पढ़ा है कि कोई भी सॉल्यूशन तब होता है, कोई भी लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन तब होता है जब आप x और y के जगह पर कोई ऐसा नंबर रखते हैं जब वो राइट हैंड साइड वाले को सेटिस्फाइड कर देता है। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आपने कुछ ऐसा नंबर रखा जो कि राइट हैंड साइड के बराबर आ जाए। ठीक है, तभी वो जाकर के सॉल्यूशन होता है, तभी वो इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है। जैसे एग्जाम्पल लेकर समझिएगा तो और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखिए, जैसे एग्जाम्पल लिया यहाँ कि हम x के जगह पर 1 रख रहे हैं, y के जगह पर भी 1 रख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड कौन है, 2x प्लस 3y दिख रहा है। बहुत ही ध्यान से देखिए, प्यार से देखिए, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। तो हमें टारगेट करना है लेफ्ट हैंड साइड में। ओके, तो x के जगह पर जब आप 1 रखिएगा, यहाँ पर बोल दिया गया है सब्स्टिट्यूट करिए, उसके जगह पर 1 रखिए, और y के जगह पर भी 1 रखें, और इनको मल्टीप्लाई किए तो 2 × 1 = 2, 3 × 1 = 3, इनको जोड़िएगा तो 5 आ जाएगा। तो क्या राइट हैंड साइड है 5? हाँ है। जब इसको हमने कैलकुलेट किया लेफ्ट हैंड साइड को तो 5 आया, तो 5 के बराबर 5, ये बात बिल्कुल सही है। तो यानी कि ये सॉल्यूशन हो गया। बोल रहा था ना कि सॉल्यूशन तभी होगा, ठीक है ना, जब इधर और इधर बराबर होता है तब। देखा आपने? तो बोल रहा है कि विच इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन।
देखा आपने कि हाँ ये राइट हैंड साइड के बराबर है, बिल्कुल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम x के जगह पर 1 रखे, y के जगह पर 1 रखे, तो ये सॉल्यूशन हो गया इस इक्वेशन का। ठीक है, जैसे हम आपको बताए भी थे, ये देखिए कि x प्लस वाई है, तो जब आप यहाँ पर 5 रखेंगे, यहाँ पर भी 5 रखेंगे, तब भी ये सॉल्यूशन होगा। ठीक है, यहाँ पर 1 रखेंगे, यहाँ 9 रखेंगे, तब भी ये सॉल्यूशन होगा। यहाँ पर 2 रखेंगे, यहाँ पर 8 रखेंगे, तब भी सॉल्यूशन होगा। इसका मतलब कि इसमें बहुत सारा मैनी सॉल्यूशन है, इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन। आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं कि इतना सारा सॉल्यूशन हो सकता है इसके अंदर। 1.111111 फिर प्लस करके आप इसको बैलेंस कर दीजिए, समझ रहे हैं ना। तो ये सब जो है सॉल्यूशन है। और क्या कह रहा है बुक वाला, बोल रहा है कि अगर मान लीजिए हम x के जगह पर 1 रखते हैं इसी इक्वेशन के अंदर, यानी कि ये 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 के अंदर x के जगह पर 1 रखते हैं, y के जगह पर 7 रखते हैं, और जब कैलकुलेट करते हैं तो देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में जोड़ने के बाद 2 प्लस 21 23। अब हमको ये बताइए, आप ही बताइए कि 23 के बराबर 5 होता है क्या? नहीं ना होता है। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा कि नहीं 23 के बराबर 5 नहीं होता है, ये गलत बात है। ठीक है, तो बोल रहा है कि विच इज़ नॉट इक्वल टू RHS। इसका मतलब कि जब हम x के जगह पर 1 रखे थे, y के जगह पर 7 रखे थे, तो ये सॉल्यूशन नहीं हुआ था, नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। समझ में आ गया? आसान था। ठीक है, अब देखिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर फोकस करिए, यहाँ लिखा हुआ है कि द जनरल फॉर्म फॉर ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल x एंड y कैसे लिखा जाता है? a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। नहीं समझे बात को? देखिए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का जो फॉर्मेट है वो कैसा होता है? ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। किसका फॉर्मेट है? लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, ये इसका फॉर्मेट है जो कि हमने आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाया था। अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेट कैसा है? इसका फॉर्मेट जो है वो इस तरीके का है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ये आपका पहला नंबर का है। पेयर में होता है ना तो एक हो गया, एक और होना चाहिए पेयर में, जैसे मौजा पहनते हैं ना हम लोग, 2 जूता पहनते हैं। ठीक है, तो एक पेयर का मतलब कितना होता है? 2। ठीक है, तो एक तो हो गया, दूसरा कैसा होगा? a2x b2y c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, समझ में आ गया? ये a1 b1 c1 रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है। शर्त यह है कि a1 b1 c1 के जगह पर 0 नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया? समझ में आ गया ना? ये चीज़ है। c1 जरूरी नहीं है कि a और b के जगह पर ओनली। क्या बोला मैंने? a और b के जगह पर 0 नहीं होना चाहिए। c के जगह पर आप 0 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब एक और चीज़ समझिए, क्या है? यहाँ पर आगे जब नज़र जाएगा तो बोल रहा है कि 3 तरीके का लाइन होता है। ठीक है, कैसा कैसा? जब आप सोचिए कि यहाँ पर जब पेयर में है तो जब आप आगे पढ़ाई करिएगा तो देखिएगा ग्राफ आपको देखने को मिलेगा, कहीं भी आप देखिएगा गौर करिएगा तो 2-2 लाइन आपको देखने को मिलेगा। 2-2 लाइन। ये 2-2 लाइन कैसे निकलता है? एक लीनियर इक्वेशन के अंदर जिसका 2 वेरिएबल रहता है उसके अंदर एक लाइन सेगमेंट निकलता है। तो यहाँ पर 2 है तो इसका मतलब 2 लाइन आएगा। अब 2 लाइन जब रहेगा तो या तो फिर आपस में लड़ाई करेगा, तो लड़ाई जब करता है यानी कि कॉन्फ्लिक्ट करता है, आगे जाकर कहीं टकरा जाता है, उसको कहते हैं इंटरसेक्शन। ठीक है, देखे होंगे, पढ़े होंगे। एक होता है लड़ाई नहीं करता, एकदम बीच में जितना दूरी है उतना ही बना करके चलते रहता है एकदम दूरी तक। जैसे हमारा रेलवे का पटरी है, हज़ारों किलोमीटर तक जितना उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो आगे भी रहता है, जिसको हम लोग कहते हैं पैरेलल। ठीक है, और तीसरा जो है वो कोइंसिडेंट है। कोइंसिडेंट देखिए यहाँ पर, ये आपका इंटरसेक्शन हो गया, पैरेलल हो गया। कोइंसिडेंट का मतलब क्या होता है?
एक लाइन के ऊपर एक लाइन रहेगा, यानी कि इस लाइन का जितना वैल्यू है उतना ही इस लाइन का भी वैल्यू है। मतलब आपने ये डायलॉग जरूर सुना होगा, व्हाट ए कोइंसिडेंट, तुम भी यहाँ पर, वाओ, ऐसे सुना है ना क्या? जैसे मान लीजिए आप मुंबई जा रहे हैं या दिल्ली जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं पढ़ाई करने के लिए, आपके दोस्त भी उसी ट्रेन में बैठे हुए हैं, वो भी दिल्ली जा रहे हैं और वो भी वही पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है? एकदम सेम चीज़ जो आप करने जा रहे हैं वही आपके दोस्त भी करने जा रहे हैं, ठीक है? तो जब आपस में आप लोग मिलते हैं तो बोलते हैं कि अरे तुम भी वहीं जा रहे हो, अरे वाह हम भी वहीं जा रहे हैं। तो आपस में जब एक दूसरे से बात करते तो वो भी सरप्राइज हो जाता है, आप भी सरप्राइज हो जाते हैं कि व्हाट ए कोइंसिडेंट, तुम भी वहीं जा रहे हो, वाह, ठीक है? तो यहाँ पर भी वही चीज़ है कि जितना इस लाइन का वैल्यू है वो आपको समझ में आगे आएगा, उतना ही इस लाइन का भी वैल्यू है, यानी कि एक पर एक चढ़ा हुआ लाइन, ठीक है? अब यहाँ पर एक और चीज़ फोकस करिए। 3 तरीके का होता है। पहला हमने क्या बताया, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या होता है, जैसे यहाँ पर ये है, यहाँ पर इंटरसेक्ट हो जाएगा, ठीक है? तो इसमें जो हमारा जो लिखने का तरीका है वो क्या होता है, जैसे ये जो A1 है, ये आप जान रहे हैं इधर 2 हो सकता है, या तो 3 या तो इधर 4, ठीक है? समझ रहे हैं ना बात को? ऐसा ऐसा इक्वेशन आपको मिलेगा भी, और इधर भी कुछ इसी तरह से ये भी है। तो एक और चीज़ हम आपको बता दें कि A1 बाई A2 इज नॉट इज इक्वल टू B1 बाई B2, ठीक है? मतलब कि A1 का जितना वैल्यू है और A2 का वैल्यू है जितना, और इधर भी B1 B2 है, ये दोनों का वैल्यू आपस में मैच नहीं करेगा, ऐसा आपको मिलेगा। ये 3 क्वेश्चन जब आप बनाइएगा ना 3.1 में जितना भी है, ये तीनों क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। पहला क्वेश्चन में देखिएगा कि इंटरसेक्शन होगा, ठीक है? इंटरसेक्शन जहाँ होता है वहीं पर आफ्ताब और उसकी बेटी का जो उम्र है वो पता चलता है, ठीक है? अभी हम उसको बताएंगे, देखिएगा। क्या बोला मैंने कि A1 बाई A2 लिखा हुआ, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, 3/2 है और इधर ले लेते हैं 5/4, ठीक है? ये आपस में बिल्कुल भी बराबर नहीं है, ठीक है? आपस में बराबर नहीं होता है। अब दूसरा है पैरेलल। पैरेलल में क्या होता है कि अगर A1 बाई A2 इधर है, वो B1 बाई B2 के बराबर होगा, ठीक है? लेकिन वो C1 बाई C2 के बराबर नहीं होगा। समझ में आ गया? इसका कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे देखिए 3/6 हमने लिया, यानी कि A1 के स्थान पर 3 रहा होगा और A2 के स्थान पर 6 रहा होगा, ठीक है? समझ में आ रहा है? और इधर आपने ले लिया 1/2। अब आप बोलिए कि ये तो बराबर नहीं है सर। बराबर है जी, बराबर है। कैसे? देखिए 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, हो गया ना बराबर। तो ऐसे हम लोग पता करते हैं। अगर ऐसा रहेगा तो समझ लीजिए कि वो लाइन पैरेलल है। आगे पढ़ेंगे तो और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। तीसरा वाला जो है वो क्या है? कोइंसिडेंट। इसमें क्या होता है कि A1 बाई A2 के बराबर B1 बाई B2 होता है और C1 के बराबर C1 बाई C2 के बराबर ये A1 बाई A2 भी B1 बाई B2, यानी कि तीनों एक दूसरे के बराबर होता है। हमने कहा ना कि कोई भी चीज़ इसमें अलग नहीं होता है। कोइंसिडेंट में हर एक चीज़ बराबर होता है, ठीक है? A1 A2 कहाँ का है? जैसे मान लीजिए हमने एक इक्वेशन लिखा 2x प्लस 6y इज इक्वल टू 200 और इधर लिख दिया 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 50। तो ये हमारा क्या है? A1। ये क्या है? A2। समझ में आ गया? ऐसे ये क्या है? B1। ये B2। ये क्या है? C1 C2। ये ऑब्वियसली उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है? आगे पढ़ेंगे हम लोग सब चीज़ अच्छे से, ठीक है? समझ में आया? कुछ तो समझ में आया होगा दोस्तों। चलिए एग्जाम्पल को अभी रहने देते हैं,
आप एक्सरसाइज 3.1 से जो नॉलेज गेन करिएगा उस नॉलेज से आप इस एग्जाम्पल को खुद से सॉल्व कर सकते हैं। अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट करिएगा, हम तो हैं ही, ठीक है, मदद करेंगे आपका ज़रूर। देखिए आते हैं, फोकस करते हैं एक्सरसाइज 3.1 में। क्या कहता है पहला क्वेश्चन, बहुत ही प्यार से समझिएगा। आफ्ताब टेल हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then। मतलब कि आफ्ताब कहीं बैठा हुआ होगा सोफ़ा पर या कहीं पर भी, वो अपनी बेटी से बात कर रहा है कि बेटी मैं तुमसे 7 साल पहले तुमसे 7 गुना बड़ा था। ठीक है, नहीं समझे बात को? वो क्या कह रहा है अपनी बेटी से कि 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुना ज़्यादा बड़ा था। ठीक है, और ये भी एक और उसको हिंट दिया, क्या कि बेटी मैं 3 साल बाद मैं तुमसे 3 गुना ज़्यादा बड़ा हो जाऊंगा। यहाँ लिखा हुआ है ना, ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। इसी चीज़ को आप रिप्रेजेंट करिए ग्राफिकली और अल्जेब्रिकली। समझ में आ गया? जैसे मान लीजिए आप ही हैं, आपका उम्र है 17 साल, सपोज डैट 7 साल पहले कितना होगा? 7 साल पहले 10 साल होगा। आपने इसको कैसे कैलकुलेट किया माइंड में कि आज है 17, 7 साल पहले यानी कि 17 - 7 मतलब 10। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी आपको काम करना है। ठीक है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है। क्या है? सेंटेंस के रूप में है, इसको इक्वेशन के फॉर्मेट में तैयार करना है, मैथमेटिकल इक्वेशन में तैयार करना है। ओके, और जब एक बार तैयार हो जाएगा तो आपके लिए 90% काम जो है वो आसान हो जाएगा। मेन चीज़ क्या होता है कि क्वेश्चन को आप कितना बारीकी से पढ़ रहे हैं। यहाँ फुल स्टॉप भी है, कॉमा भी है, सब चीज़ को अच्छे तरीके से पढ़ना होता है। ओके, एक बार समझ गए तो आराम से बन जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन में जो जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है उसको कलेक्ट करके यहाँ लिखते हैं। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन 1 में क्या बोला कि आफ्ताब अपनी बेटी से क्या कह रहा है कि 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुना बड़ा था। ठीक है, समझ गए? तो आफ्ताब का जो उम्र है वो हमें नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, उस उम्र को थोड़े समय के लिए x मान लेंगे। ठीक है, समझ रहे बात को? तो ऐसा करिए कि लेट द प्रेजेंट एज, जैसे सपोज डैट कि आप ही का एज अभी कितना है, 17 साल है, तो 7 साल पहले कितना हो जाएगा, 10 साल। तो वही चीज़ बताना चाह रहा है। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब x मान लीजिए। ठीक है, और उसकी बेटी का भी मान लीजिए लेट द प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर इसको y मान लिया हमने। ओके, ठीक है। एक स्टेटमेंट है मेरे पास बुक से ही रिलेटेड, क्या बोलता है कि आफ्ताब टेल हिज डॉटर 7 years ago आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वेयर देन। इसको आप लिखिए, इस एग्जाम में भी लिखिएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है ना, ये क्या है, बुक क्या कहता है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, जैसे लिखा हुआ है वैसे ही लिख लीजिए। ठीक है, आई वॉज 7 times एज ओल्ड यू वेयर देन। यही था इंफॉर्मेशन मेरे पास। अब इस इंफॉर्मेशन से आफ्ताब का इक्वेशन बनाना होगा। कैसे? देखिए, ऐसा करिए कि एज ऑफ आफ्ताब निकालिए। क्या हो जाएगा, हम आफ्ताब का प्रेजेंट एज यानी कि आज का एज क्या माने हैं, x, और उसकी बेटी का आज का एज y माने हैं। ठीक है, तो जब आप ही का एज है 17 साल आज के समय में, तो 7 साल पहले कितना होगा? ऑब्वियसली सी बात है कि 17 - 7 इसका मतलब 10। बोलते हैं ना कि 7 साल पहले कितना होगा, 10 साल होगा। तो कैसे अपने माइंड में आप कैलकुलेट किए कि 17 - 7, तो इसको आप ऐसे बनाइए, आज है उसका x, तो 7 साल पहले x - 7। क्लियर? मेन चीज़ यही है। ठीक है ना, समझना।
फिर तो आगे बड़ा ही आसान हो जाएगा। अब उसकी बेटी का भी निकाल दीजिए, एज ऑफ हिज डॉटर, इसका हो जाएगा y-7। ठीक है, जब आज उसका मान लीजिए कि जितना भी साल है तो 7 साल पहले घटा लेना। ठीक है, सिंपल सा बात है। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर इक्वेशन तैयार करना है। तो इक्वेशन कैसे तैयार होगा, यहाँ जब बोला कि मैं तुमसे 7 साल पहले 7 गुना ज़्यादा बड़ा था, तभी जाकर के इक्वल होगा। समझ गए? ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आपको कि यहाँ x-7 कर दिए तो यहाँ पर y-7, ये रॉन्ग इक्वेशन हो जाएगा। यानी कि इसका मतलब कहना चाहते हैं कि जब आपका 17 साल, जैसे 17 साल आज के समय है, ठीक है, उसमें से 7 साल घटा दिए, ठीक है, तो 10 साल हो गया। तो इसका मतलब कि उसकी बेटी का भी जितना है तो उसको भी 7 साल घटा देंगे तो बराबर हो जाएगा। ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ मेन चीज़ क्या है कि 7 टाइम्स, ठीक है, बोल रहा है कि मैं तुमसे ज़्यादा बड़ा है, तो 7 यहाँ पर आपको लिखना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा, इसमें भी इसमें भी। ठीक है, ये भी दोस्तों कंफर्म वाला बात है कि अगर सपोज डैट थोड़े समय के लिए कि उसके पापा का उम्र 40 साल है, 7 साल पहले 33 साल होगा, तो उसकी बेटी का 33 साल तो नहीं ना हो जाएगा। तो इसीलिए बोल रहा है कि 7 गुना मैं तुमसे ज़्यादा बड़ा था। ठीक है, तो इसलिए ऐसे करके आपको इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, और जब भी आप ऐसे कर लेंगे आपके लिए ये बहुत ही आसान हो जाएगा। अब ये 7 से इसमें मल्टीप्लाई करिए, इसमें मल्टीप्लाई करिए, 7y हो जाएगा, 7×7 = 49। अब आपको जो वेरिएबल है उसको एक तरफ करना है, जो कांस्टेंट नंबर है उसको एक तरफ करना है। ठीक है, तो x ये उधर जाएगा तो -7y हो जाएगा, और ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। पहले इधर -49 है उसको लिखेंगे, ये उधर जाएगा तो +7 हो जाएगा। ठीक है, इसमें से घटाइए तो माइनस साइन बड़ा है, माइनस ही लिखाएगा, और ये आपका हो जाएगा 42। अब इसमें कुछ छेड़छाड़ तो नहीं कर सकते क्योंकि ये इसमें से घटेगा ही नहीं, और इधर भी लाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमारा आखिरी इक्वेशन हुआ, इसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो इसका नाम पहला नंबर दे देना है। समझ गए? ये इक्वेशन कब का है? 7 साल पहले का। ठीक है, अब कहानी में एक और ट्विस्ट है। क्या है कि बोल रहा है कि ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, यानी कि आज से 3 साल बाद, आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। ठीक है, यानी कि मैं तुमसे 3 गुना ज़्यादा बड़ा हो जाऊंगा। ठीक है, यानी कि 2 केस आपके सामने रखा है, एक पुराना 7 साल पहले का, ठीक है, इतिहास रखा है, और एक भविष्य रखा है आगे का कि मैं तुमसे 3 साल बाद 3 गुना ज़्यादा बड़ा हो जाऊंगा। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन दे करके आपको बताया है। आप चाहें तो यहाँ से उसका प्रेजेंट एज भी निकाल सकते हैं दोस्तों। ठीक है ना, लेकिन बुक वाला क्या कह रहा है कि आपको एज नहीं निकालना है, इसको अलजेब्रिकली आपको रिप्रेजेंट करना है और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। अलजेब्रिकली कैसे होता है, ग्राफिकली कैसे होता है, हम लोग समझेंगे। ठीक है, अलजेब्रिकली कौन है? ये है हमारा अलजेब्रिकली। ठीक है, यही तो है अलजेब्रिकली। ग्राफिकली क्या होता है देखेंगे उसको भी। तो ऐसा है कि ये तो 7 साल पहले का था, अब हम लोग 3 साल बाद वाला निकालेंगे। तो इन्फॉर्मेशन भी लिखना होगा कि आफ्ताब और कुछ कह रहा है। आफ्ताब टेल्स ऑल्सो, बुक से ही हम लोग लिखे हैं। ठीक है, हिज डॉटर आफ्टर 3 years आई शैल बी 3 times एज ओल्ड। ठीक है, यही है ना इक्वेशन, यही था इंफॉर्मेशन। अब इससे हम लोग इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो 3 साल बाद आफ्ताब का एज क्या हो जाएगा? एज ऑफ आफ्ताब ना, जब उसका आज है x, तो 3 साल बाद उसमें 3 जुड़ जाएगा। जब आपका 17 साल आज है तो 3 साल बाद ऑब्वियसली सी बात है 20 साल हो जाएगा। तो कैसे कैलकुलेट किए? 17 + 3, तो वही चीज़ है दोस्तों। ठीक है, जब उसकी बेटी का आज कुछ भी है, कुछ भी, 3 साल बाद क्या हो जाएगा? y + 3। ठीक है,
अब यहाँ पर इंफॉर्मेशन एक और चीज़ दिया गया था कि मैं 3 साल बाद तुमसे 3 गुना ज़्यादा बड़ा हो जाऊँगा। ठीक है, तो कैसे आप इसको रिप्रेजेंट करिएगा, x प्लस 3 इज इक्वल टू 3 गुना ज़्यादा बड़ा, y प्लस 3। समझ में आ गया? ऐसे तो x प्लस 3 इंटू 3y प्लस 3 3 जा 9। इसी तरह से इसको भी कर लीजिए, ये उधर जाएगा x माइनस 3y, ये उधर जाएगा 9 माइनस 3, इसमें से घटाइएगा 6 हो जाएगा। अब इसमें कुछ किया नहीं जा सकता है, तो इसका इक्वेशन ये आपका निकला। दूसरा नंबर का इक्वेशन दे दीजिए नाम। ठीक है, ओके। बुक वाला कहता है कि रिप्रेजेंट करिए इसको अल्जेब्रिकली। ठीक है, तो चलिए इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो लिखिए इस तरीके से, देयरफॉर द अल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन कैसा हो जाएगा, ये दो इक्वेशन है ना, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42। ठीक है, पहला इक्वेशन, एंड x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, दूसरा इक्वेशन। ठीक है, ये है आपका अल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, समझ में आ गया? अब दूसरा है ग्राफिकली। ग्राफिकली में कैसे करेंगे, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। जो हमारे पास निकल कर सामने आया है, ठीक है, जो हमारे पास निकल कर सामने आया है, दो इक्वेशन। पहला इक्वेशन है x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42, दूसरा है x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पर एक ग्राफ बनाइए। ठीक है, बहुत ही इजी है। यहाँ पर x का खाना दीजिए, इधर y। ठीक है, ओके। जैसे याद करिए, हमने आपको एक रफ में भी बताया था। मान लीजिए यहाँ पर रफ में हम ड्रॉ करते हैं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो x के स्थान पर क्या रखें, y के स्थान पर क्या रखें? हो सकता है 5, या तो हो सकता है इधर भी 5, तभी तो 10, या तो हो सकता है 1 या तो 9। तो कुछ इसी तरीके का यहाँ पर भी है। ठीक है, कि आप x के जगह पर सपोज डैट कुछ भी अपने से, आप फ्री हैं, बिल्कुल फ्री हैं, आप कोई भी अपने तरीके से नंबर रख दीजिए। सपोज डैट हम यहाँ पर 0 रख दिए। ठीक है, 0 रखने के बाद हमें y का वैल्यू कितना मिलेगा? तो जब हमने x के जगह पर 0 रखा, तो यहाँ इक्वेशन पर ध्यान दीजिए, 0 माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42। इसका मतलब कि माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42। ये माइनस कट गया, 7 6 जा 42। इसका मतलब कि जब आप x के जगह पर 0 रखिएगा तो y का वैल्यू हमारे पास 6 आगे आएगा। तो आप इससे बिल्कुल भी ये मत सोचिएगा कि पापा का जो एज है वो 0 है और बेटी का एज है 6, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिएगा दोस्तों। ठीक है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं निकलता है। कैसे निकलता है हम आपको अभी थोड़ी देर बाद बताएंगे। ठीक है, तो जब हमने यहाँ 0 रखा तो ये 6 मिल गया। अब जब आप यहाँ पर 1 रखिएगा, x के जगह पर 1 रखा, तब देखिए क्या होता है, ये उधर जाएगा तो माइनस 42 माइनस 1, और ये माइनस 43, और y ये माइनस माइनस कट गया, y इज इक्वल टू 43/7। इसमें नहीं कटेगा, नहीं ना कटेगा, क्योंकि 7 के टेबल में 43 नहीं आता है, 7 6 जा 42 ही होता है। तो आप इसको 43/7 रख सकते हैं, लेकिन हम आपको कहेंगे कि आप एक परफेक्ट वैल्यू रखिए अपने मन से। तो ऐसा कौन सा है? ऐसा ये है कि आप जानबूझ करके ऐसा नंबर यहाँ पर लाएं जो कि 7 के टेबल में हो सकता है। जैसे 7 6 जा 42 होता था, 7 7 जा 49 होता है ना, तो 42 में और कितना नंबर जोड़ेंगे ताकि 49 हो जाएगा? 7 जोड़ना होगा, है कि नहीं? तो 0 के आगे नेक्स्ट स्टेप क्या है? 7 हम रखते हैं यहाँ। ठीक है, तो इसको हम लोग डिस्क्वालीफाई करते हैं, नहीं ले रहे हैं अभी। तो जब हम x के जगह पर 7 रखें और यहाँ पर 7y है, तो ये -7y
और ये -42 इधर है, ये उधर जाएगा तो -7 हो जाएगा इधर। समझ रहे हैं ना बात को, बहुत ही आसान है। और इसको जोड़िएगा तो -49 हो जाएगा, माइनस माइनस काट दीजिए तो 49/7, 7 7 जा 49। ओके, तो 7 जब रखे x की जगह पर तब हमको यहाँ पर 7 मिला। समझ गए? अब जैसे देखिए एक और 7 आगे बढ़ाइए, तो एक और 7 जब आगे बढ़ाइएगा तो कहाँ पर हम लोग पहुँचेंगे? डायरेक्ट 14 पर। नहीं समझे? यहाँ पर इसके और इसके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है? 7 है। इसके और इसके बीच का डिफरेंस कितना है? 7 है। तो आगे देखिएगा यहाँ पर 8 निकलेगा। आप करके देखिए, करके देखिए। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर 14 रख दिए, ठीक है, 14 -7y = -42, तो -7y -42 और ये उधर जाएगा तो -14 हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 6 हो गया और इधर 56, यानी कि -46। इसको काट दीजिए, 7 8 जा 56। देखिए 8 आया ना, तो ये 8 यहाँ रखा आया। अब आपको ये भी बता दे रहे हैं कि 14 के बाद फिर छलांग लगाएंगे, यानी कि 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28। इसी तरह से आप रखिएगा तो देखिएगा यहाँ पर 8 के बाद 9 आएगा, 10 आएगा और आगे बढ़ते जाइएगा, सो ऑन, देखते जाइएगा, ये सही होगा। ठीक है, बहुत मज़ा आता है ये गेम खेलने में, ठीक है ना। अब फोकस करते हैं इस पर। ये क्या है? ग्राफ है, ठीक है। इसको ग्राफ में रिप्रेजेंटेशन अभी किए हैं। इसके मदद से जो ग्राफ होता है ना, ग्राफ पेपर, इसमें थोड़ी देर बाद हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ये ग्राफ वाला जो क्वेश्चन होता है वो महंगा होता है, तो इसलिए ज़्यादा फोकस करिएगा, ठीक है। इसका भी बनाया हमने XY, ठीक है। अब हम x के जगह पर एकदम फ्री हैं, आप जो रखना चाहते हैं रख सकते हैं। हमने यहाँ x के जगह पर 0 रखा, तो y हमको कितना मिलेगा? y हमको कितना मिलेगा? तो x के जगह पर देखिए x के जगह पर 0 रखा, -3y = 6, तो -3y = 6, y = कितना बन गया? -2। समझ रहे हैं? तो y = -2 हो गया। और फिर आप जब इसके जगह पर 1 रखिएगा तब क्या होता है? तो x के जगह पर 1 रखा, हम अपने मन से रख रहे हैं, ठीक है, आप कुछ भी रख सकते हैं। तो -3y ये उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। अब देखिए ये कटेगा नहीं, क्योंकि 3 के टेबल में 5 नहीं आता है, तो हम कुछ ऐसा नंबर रखेंगे जो कि आ जाए, ठीक है, ताकि एकदम परफेक्ट वैल्यू आए, ज़्यादा हमको फ्रैक्शन में या डेसिमल में ना लाना पड़े, टेंशन ना लेना पड़े, क्योंकि हमको ग्राफ में परेशानी होगा उसको ड्रॉ करने में, इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो दोस्तों अब आप सोचिए यहाँ पर कि हम ऐसा कौन सा नंबर यहाँ रखें, कहाँ रखें? यहाँ पर, सॉरी, यहाँ पर क्या नंबर रखें जिनको इधर लाएं और घटाए तो 3 से वो कट जाए। तो जब मान लीजिए 2 रखते हैं तो 2 उधर जाएगा, तो 6 - 2 घटेगा तो 4 हो जाएगा। तो 3 के टेबल में 4 भी नहीं आता है, तो यहाँ 3 रखते हैं, ताकि 3 उधर जाएगा तो 6 - 3 का मतलब 3 होता है, और 3 के टेबल में 3 आता है, आराम से कट जाएगा। आप करके देखिएगा, आप प्रैक्टिस करिएगा तो मज़ा आएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि x के जगह पर 3 रखते हैं, ठीक है। तो 3 - 3y = 6, यही है ना। देखिए गौर करिए, x के जगह पर 3 रखा हमने, -3y = 6, ठीक है। अब ये -3y = 6 है, इसको उधर भेजा हमने तो -3 हो जाएगा, इसमें से घटाइए 3 हो जाएगा। अब ये देखिए y = या माइनस यहाँ पर आप रख सकते हैं, कोई ऐसा दिक्कत वाला बात नहीं है। तो जब -y = 1 आया तो माइनस को उधर ट्रांसफ़र करिएगा, ऐसा हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो y का वैल्यू कितना मिला हमें? -1। अब इधर से देखिए 0 और 3 है, ठीक है, यानी कि हमको क्या पता चल रहा है? कंपेयर हम कर पा रहे हैं कुछ। एक और छलांग लगाएंगे, यानी कि 3 2 जा 6, तो यहाँ पर 6 रखिएगा, तो देखिएगा कि -1 के आगे कौन आता है? 0 आता है ना। देखिएगा 0 आ जाएगा, देखिए कन्फर्म रख कर देखिए। 6 रखा हमने, 6
माइनस 3y माइनस 3y इज इक्वल टू 6, ये उधर जाएगा, ये 0 हो गया, तो y इज इक्वल टू भी 0, क्योंकि -3 उधर जाएगा तब भी वो 0 ही होना है। तो हमने आपको बताया था ना कि यहाँ 0 आएगा, देखिए आ गया। अब यहाँ पर आप फिर छलांग लगाइए, एक और 3 आगे, ठीक है, 3 2 जा 6 हुआ ना, 3 3 जा 9, तो देखिएगा अब यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब करके देखिए 3 4 जा 12, तो इधर देखिए 2 आ जाएगा। अब इसी तरह से 15 रखिएगा तो यहाँ 3 आ जाएगा। बहुत मजा आएगा दोस्तों। तो अब जैसे देखिए इसको हम अब रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ में, ठीक है। देखिए इस ग्राफ में रिप्रेजेंटेशन अब करना है, ठीक है। एग्जाम में दिया जाएगा आपको ग्राफ, इसके लिए निश्चिंत रहिए, ठीक है ना। तो चलिए ड्रॉ करते हैं। पहले तो एकदम मज़े से एक लाइन खींच लेते हैं। मार्कर का यूज करें कि पेन का यूज करें? अच्छा इसी का यूज करते हैं। सपोज डैट ये हमारा लाइन खिंचा गया, ठीक है, बहुत ही अच्छा लाइन खिंचा गया। थोड़ा सा समय लग सकता है, आराम से देखिएगा। अब यहाँ पर खींच लिया है मैंने, ऐसे खींच लेते हैं। देखिए ये हमने लाइन खींच लिया, ठीक है। और इसमें जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सब है हमारा। अब इधर भी खींच लेते हैं, 1 2 3, ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर बहुत ही प्यार से समझिए कि जब x का जो वैल्यू है वो 0 है तो y का वैल्यू 6 है। तो x का वैल्यू 0 कहाँ है? यहाँ पर है ना, इस पॉइंट पर। समझ रहे हैं बात को? और y का वैल्यू किधर है? y का वैल्यू देखिए ये है, तो ये x है, ओके। तो y का वैल्यू यहाँ पर 6 है, तो हमारा जो पॉइंट है वो कहाँ पर आएगा? इस जगह पर आएगा। इसका नाम है 0 और 6। देखिए इधर जो लेफ्ट साइड रहता है इसको हम लोग कहते हैं x का पार्टी, ठीक है। इसको क्या कहते हैं हम लोग? x का पार्टी। इसको हम लोग y का पार्टी कहते हैं, ठीक है। तो जब x का वैल्यू कितना था? 0 था, और y का वैल्यू 6 था ना, ठीक है। हमने एक पॉइंट यहाँ से ड्रॉ किया। तो अब बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, कभी भी लाइन खींचने के लिए हमारे पास 2 पॉइंट या तो 2 पॉइंट से ज़्यादा होना चाहिए। अगर आपके पास एक पॉइंट है तो उसमें लाइन थोड़ी ना खिंचाएगा, उसमें तो अरबों मतलब कि इन्फिनिटी लाइन खिंचा जाएगा, ऐसे 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 ऐसे, मतलब बहुत सारा लाइन खिंचा जाएगा दोस्तों। तो एक लाइन, सिर्फ एक लाइन सेगमेंट खींचने के लिए हमारे पास 2 पॉइंट होना चाहिए, ताकि इस पॉइंट और मान लीजिए यहीं पे पॉइंट निकल का, तो आपस में उसको मिला करके एक लाइन सेगमेंट बनाया जा सके। समझ रहे हैं बात को? तो एक पॉइंट और कैसे बनेगा? तो हम इसी में से उठाएंगे, ना कि इसमें से उठाएंगे, ऐसा नहीं। जैसे यहाँ पर 0 और 6 है, ओके, आप 7 7 को भी उठा सकते हैं, 14 10 8 को भी, 21 9, इस तरह से किसी को भी उठा सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि 28 और 28 कहीं है ही नहीं, 10 है मेरे पास लेकिन 28 नहीं है, 14 भी नहीं है। तो 7 और 7 को उठा लेते हैं, ठीक है। तो 7 जो है वो x में भी है और y में भी है, ठीक है। तो यहाँ पर आया, गौर करिए, 7 सीधा यहाँ पर गए, ये रोकिए। अब यहाँ पर देखिए 7 इधर से भी लाइन आया, तो कहाँ पर मैच करेगा? इस जगह, ठीक है। समझ रहे हैं? तो हमारे पास पॉइंट निकल गया ना, एक पॉइंट यहाँ पर और एक पॉइंट यहाँ पर। इस पॉइंट का नाम है 7 और 7। अब इन दोनों को आपस में मीट कर देंगे अच्छे तरीके से, ओके। अब देखिए एक और मैजिक वाला बात बता रहे दोस्तों। ये जो लाइन आप देख रहे हैं ना, ये बताना चाह रहा है इस जगह पर कि जब आप x के जगह पर यहाँ पर 1 रखते हैं तो यहाँ कुछ अलग टाइप का अलग वैल्यू निकलेगा। तो ये वैल्यू 6 से थोड़ा सा ऊपर है, 6 से थोड़ा सा ऊपर है, ठीक है। अगर 2 रखते हैं x का वैल्यू, तो ये 6 से जो पहले था उससे भी ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो इससे ये पता चलता है
कि और भी अगर ये लाइन आगे जाते जाएगा ऐसे जाते जा रहा है तो शायद यहाँ पर एक और जगह कहीं टकराएगा। देखिएगा एकदम परफेक्ट वैल्यू आकर निकलेगा। ठीक है, देखिएगा कि जब x का वैल्यू आगे जाकर के 14 होगा, ठीक है, यानी कि और ये लाइन आगे खींचते 14 की ओर जाता तो देखते कि ऑटोमेटिक हमको 8 यानी कि इधर ये लाइन जा कर के कहाँ मैच कर जाता, इस जगह। ठीक है, इस जगह कहीं 8 पर जा कर के मैच करता। ओके, करके देखिएगा, बहुत मजा आएगा। ओके, समझ में आ गया? ये था, ये लाइन का नाम क्या है? ये लाइन का नाम है x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42। ठीक है, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42 इस लाइन का नाम है। ओके, अब दूसरा जो है वो क्या है कि जब हमने x के जगह पर 0 रखा तो y का वैल्यू है -2, तो -2 किधर है? कहीं नहीं है इधर, तो यहाँ ड्रॉ कर लेंगे। ये है -1, ये है -2। ठीक है, तो x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू -2, तो यहाँ पर ये पॉइंट बनेगा। तो x का वैल्यू 0, y का वैल्यू -2, ये पॉइंट। ठीक है, और दूसरा आप कोई भी ले लीजिए, 0 के अलावा यानी कि 3 -1 भी ले सकते हैं, 6 0 भी ले सकते हैं, मतलब कि जो चाहें आप ले सकते हैं। ठीक है, चलिए हम 6 0 ले लेते हैं, ये अच्छा रहेगा, या 9 और 1 भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए 9 और 1 भी ले सकते हैं, ले लेते हैं, ये ले लेते हैं। तो 9 है हमारे पास x का वैल्यू, ठीक है, इधर 9, ओके, और 1 है यहाँ पर y का वैल्यू, तो ये आपका यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इस जगह पर, समझ रहे ना? अब इनको ड्रॉ कर लीजिए आपस में, पता ना? चलिए, ये आपका ऐसे हुआ। अब आप सोच रहे होंगे कि ठीक है हमने ड्रॉ कर लिया, इससे फ़ायदा क्या हुआ? ये जो लाइन आप देख रहे हैं आगे जाकर के कहीं ऐसे टकरा जाएगा, आगे जाकर कैसे, आगे जाकर टकरा जाएगा, और जहाँ पर टकराता है उसी पॉइंट को हम लोग कहते हैं प्रेजेंट एज, यानी कि आज का एज दोनों का क्या है, पिता और पुत्री का एज क्या है आज के समय में। ये नहीं कि आप सोच रहे होंगे कि जब पिता का जन्म ही नहीं हुआ है तो बेटी का 6 साल कैसे हो गया, और पिता 7 साल के हैं तो बेटी भी 7 साल की है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो जहाँ पर आगे जाएगा, आगे जाते जाएगा, तो वो देखिए कैसे होता है। उसके लिए भी हम आपके लिए ग्राफ बनाए हैं। उसमें क्या किए कि हम 10, 20, 30 टाइप का रेंज लिए, यानी कि बड़ा लिए, क्योंकि ये देखिए आगे जाता तो ग्राफ के आर पार हो जाता, यानी कि उतना क्षमता नहीं था। ठीक है ना? तो इसके अंदर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ तक होता है, तो वही है 0 से 6 हमने खींचा था। आप देखिएगा, आप बनाए हैं ना, तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो 0 और -2 था देखे थे ना, और यहाँ पर जो है देखिए यहाँ टकरा गया था। ठीक है, टकरा गया था, तो हमने क्या पाया था, पूरा महीन एकदम अच्छे तरीके से देखे थे, तो हमको क्या दिखा कि पिताजी का जो एज है वो 42 है, और उनकी जो पुत्री हैं उनका जो एज है वो 12 साल है। ठीक है, ये कैसे निकलता है आप इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं। चलिए हम वो भी बता देते हैं, आपको काम ही आएगा। ठीक है ना? जैसे सपोज डैट हमारे पास 2 इक्वेशन है, x माइनस 7y इज इक्वल टू -42, x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। क्योंकि देखिए दोस्तों, ये एक कम वैल्यू था, इसको निकालना आपके लिए आसान था। ठीक है, अगर कुछ ज़्यादा बड़ा वैल्यू रहेगा तब फिर आप कैसे निकालिएगा, तब ये चीज़ काम में आता है। ठीक है, तो चलिए इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाते हैं। तो x इज इक्वल टू हमने ले लिया यहाँ पर -42, उधर भेजेंगे तो 7y। ओके, ये तीसरा नंबर का इक्वेशन। अब हम ये x का वैल्यू हम पुट कर देंगे सेकेंड वाले इक्वेशन में। ठीक है, सेकेंड वाला इक्वेशन है x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। x के जगह पर क्या बैठेगा यहाँ, -3y इज इक्वल टू 6। अब देखिए इनको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, +4y इज इक्वल टू 6, और ये जो है इसी के जैसा है, तो उधर भेज देते हैं इसको। समझ रहे ना, बहुत ही आसान है दोस्तों। इनको जोड़िए 48 हो जाएगा, y इज इक्वल टू 48/4,
देखिए, तो बेटी जी का उम्र जो है वो कितना है, 12 साल। वाई किसको माने थे, डाउटर को ना। तो जब 12 साल निकल गया वाई, तो पिताजी का भी निकल जाएगा। किसी भी इक्वेशन में आप बैठा लीजिए। चलिए इसमें बैठाते हैं। इसमें यहाँ पर देखिए x माइनस 3y इज इक्वल टू 6 है। x का वैल्यू हमें नहीं पता, यानी कि पापा का उम्र नहीं पता है। तो y का वैल्यू कितना है, 12 साल। इसको मल्टीप्लाई करिए, 36 हो जाएगा। और फिर उसके बाद ये उधर भेजिए, माइनस है ना तो प्लस हो जाएगा। अब देखिए हो गया ना, ये है आपका परफेक्ट वैल्यू। इसीलिए हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सहारा लेते हैं। कितना सोचिए, कितना मेन चीज़ है। आप अगर दुकान जाइएगा, फल के दुकान में, वहाँ पर आम भी है, केला भी है और बहुत सारा फल है, ठीक है, एप्पल भी है। तो आप उसमें भी इम्प्लीमेंट्स कर सकते हैं अपने माइंड को सोच करके। जैसे दुकानदार, जैसे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का एग्जांपल लेते हैं। 50 रुपया आपके पास था, 50 रुपया आपके पास था ना। तो जब आप दुकान गए तो आपको 4 आम दिया वो, और प्लस में 10 रुपया का नोट भी वापस किया। तो इससे आप क्या समझते हैं कि एक आम जो है, एक आम 10 रुपया का रहा होगा, तभी तो माइंड में तुरंत सोच लेते हैं। तो यहाँ लीनियर इक्वेशन में कैसे काम होता है, ये आम को x माना जाता है, ठीक है। इस तरीके से 50 4x प्लस 10। अब इसको आप सॉल्यूशन कर लीजिए, देखिएगा x का वैल्यू 10 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे वैसे आप इम्प्लीमेंट्स कर सकते हैं। ये तो पहला क्वेश्चन था। अब आगे जितना भी क्वेश्चन होगा वो आपके लिए बहुत ही आसान होने वाला है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। और एक और चीज़, इस लाइन का भी इक्वेशन लिखना था, उसको भी लिख ही लीजिए, ठीक है ना, कुछ चीज़ छूटना नहीं चाहिए। ये है x माइनस 3y इज इक्वल टू 6 का इक्वेशन, ठीक है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। आगे जाके इंटरसेक्टिंग करेगा, यानी कि इससे पता चलता है कि ये दोनों इक्वेशन क्या है, इंटरसेक्टिंग है, ओके। इसके आगे भी a1 है, a2 है, b1 है, b2 है। अब आप देख लीजिए, मैंने आपको बताया भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, देखते हैं। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट एंड 6 बॉल फॉर ₹3900। एक कोच है क्रिकेट टीम का, कोई भी है, वो क्या करता है, दुकान में जा कर के 3 बैट खरीदता है, बल्ला, ठीक है, खेलने के लिए, और 6 बॉल खरीदता है। कितना रुपया उसको देना पड़ा। जैसे हम आपको थोड़ी देर पहले बताया था ना कि हम लोग दुकान में गए, फल के दुकान में, मान लीजिए सपोज डैट कि 3 आम खरीदे, 6 एप्पल खरीदे, ठीक है, और उसको इतना रुपये का तो नहीं आएगा, लेकिन कितना का भी आएगा ना, तो वही चीज़ है, यहाँ पर भी वही चीज़ है। तो बैट भी खरीदे हैं, बॉल भी खरीदे हैं, और कितना उसको पेमेंट किए हैं, 3900 रुपीज़, ठीक है। यहाँ से एक इक्वेशन आपके पास आया। तो अब यहाँ देखिए, बैट को आप x मान सकते हैं और बॉल को y मान सकते हैं, यानी कि 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900। समझ में आ रहा है। यहाँ पर ये चीज़ पता चलता है कि एक बैट का जो दाम है वो कितना है, हम लोग को पता ही नहीं है, लेकिन ये चीज़ पता है ज़रूर से कि 3 बैट और 6 बॉल को जब हम लोग जोड़ेंगे तब हम लोग 3900 रुपीज़ पे किया। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद लेटर सी बाइज, यानी कि कोई लड़की है कोच, ठीक है, सी बाइज अनदर बैट एंड 3 बॉल, यानी कि 3 मोर बॉल ऑफ द सेम काइंड फॉर 1300, यानी कि वहीं से खरीदी है और उसी के जैसा, जैसे पहले बैट जो था वैसा ही बैट एक और खरीदी है, और वैसा ही बॉल 3 तो और खरीदी है। समझ में आया। अब उसको कितना देना पड़ा है, 1300 रुपया। तो रिप्रेजेंट करिए इसको अल्जेब्रिकली और ज्योमेट्रिकली। बहुत ही आसान है ना, बहुत ही आसान। चलिए इसको बनाइए मज़े से। लेट कर लीजिए, लेट द कॉस्ट ऑफ बैट। बैट का हमको पता नहीं है तो इसको ₹x मान लेते हैं। समझ रहे ना, यानी कि जैसे अभी आम का हमको पता नहीं था तो हम आम का निकाले थे ना, 10 रुपया का एक आम पड़ा था। तो यहाँ पर भी कुछ इसी तरीके का है। वहाँ 1 वेरिएबल का था, यहाँ 2 वेरिएबल का है, ठीक है।
तो देखिए दोस्तों, अब इसी तरह से आप लेट कर लीजिए ऑफ बॉल का, कितना हो जाएगा ₹y। समझ में आ गया? ओके। अब जो यहाँ पर इंफॉर्मेशन दिया गया है, बहुत ही सुंदर सा इंफॉर्मेशन, द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3900। इसको आप लिख लीजिए मजे से, ठीक है? इतना तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लिखिए, ठीक है, यहाँ लिख लिया हमने। अब यहाँ से इंफॉर्मेशन से क्या मिला कि 3 बैट और 6 बॉल। बैट को यहाँ माना गया है x, बॉल को यहाँ माना गया है, और ये कितना रुपया में खरीदी है? 3900 ना, फॉर 3900 रुपीज़। तो 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900। समझ में आ गया? ऐसे इक्वेशन, ये तो पहले से भी आसान था दोस्तों, जो आफ्ताब वाला क्वेश्चन था उससे भी आसान है ये। ओके, अब आपको क्या करना है कि ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है? अब इस इक्वेशन से हम लोग कुछ तुक और नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर चाहेंगे तो 3 और 3 इसमें से निकाल करके इसको काट सकते हैं, 1300 इधर बनाया जा सकता है, लेकिन नहीं कर रहे हैं। ओके, और इसके बाद ऑल्सो लिखिए, और क्या चीज़ है कि बोल रहा है कि थोड़ी देर बाद वो लड़की जो है एक और बैट खरीदती है और 3 बॉल खरीदती है 1300 रुपये में, ठीक है? तो इस चीज़ को भी लिख लीजिए आराम से, स्टेटमेंट। चलिए लिखते हैं, ठीक है, लिख लिया। फिर इसके बाद क्या करना है, यहाँ से एनदर बैट है ना, बैट यानी कि 1x, एक बैट मात्र खरीदी है। यहाँ पर तो ये नहीं दिया हुआ है कि 2 बैट खरीदी है या 3 बैट खरीदी है, ऐसा नहीं है। तो x प्लस 2 मोर बॉल यानी कि 2y इज इक्वल टू 1300। और एक ये भी चीज़ बता दें दोस्तों कि अगर आप यहाँ से 3 लेते हैं कॉमन इसमें से पूरा, तो देखिएगा कि यहाँ पर कितना हो जाएगा, x प्लस 2y हो जाएगा ना, और ये 3 उधर जाएगा, तो 3 से आप जब इसको डिवाइड करिएगा तो 1300 हो जाएगा। यानी कि ये इक्वेशन दोनों बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है। चलिए, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। तो रिप्रेजेंट करना था हमको अलजेब्रिकली, तो यही तो है अलजेब्रिकली, ठीक है? लिख लीजिए, देयरफॉर द रिप्रेजेंटेशन, द सिचुएशन कितना हो जाएगा, 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900, और दूसरा हो जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300, ठीक है? पहला दूसरा, कितना आसान है, ठीक है? अब हम लोग को ग्राफिकली करना है, तो ग्राफिकली भी कर लेते हैं। ग्राफिकली पहला नंबर ये है 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900, और दूसरा है x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300, ठीक है? कितना आसान है ना, कितना आसान है, बस लिखना है और कुछ नहीं करना, और कितना आसान है। फिर यहाँ से आपको ग्राफ में रिप्रेजेंटेशन कर लेना है, ठीक है? ओके, चलिए, अब आप फ्री हैं, x के जगह पर जो चाहें आप रख सकते हैं, ठीक है? x के जगह पर अगर आप 0 रख देते हैं तो क्या होगा, तो यहाँ पर चलिए इधर देखते हैं, ठीक है? इस जगह पूरा रफ है। x के जगह पर आपने अगर 0 रखा तो इधर 0 हो गया, 3 इंटू 0 का मतलब 0, प्लस 6y इज इक्वल टू 3900, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3900/6। अब देखिए, गौर करिए कि 6 के टेबल में 39 नहीं आता है, तो हम देख रहे हैं कि फिर ये लोचा हो जाएगा बहुत, ठीक है? तो हम कुछ ऐसा नंबर रखें जो कि बहुत ही आसानी से कट जाए और परफेक्ट है, ताकि हम ग्राफ में उसको अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करें। आप अपने मन से कुछ भी रख सकते हैं, नो डाउट, आप फ्री हैं, लेकिन कुछ ऐसा रखिए जैसे 6 6 जा 36, ठीक है?
6 7 जा 42, तो 42 तो ये बनने से रहा, तो 36 लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इधर कुछ x के जगह पर ऐसा नंबर रखना होगा। तो क्या रखना होगा, 100 रख देते हैं। 100 इसलिए ताकि ये 300 बन जाएगा, उधर जाएगा तो घटेगा। तो 39 में से जब 3900 में से 300 घटाइएगा तो कितना बन जाएगा, ये 3600। ठीक है, समझ रहे ना, आराम से समझिए। तो जब हमने x के जगह पर 100 रखा है ना, तो ये कैसा बन गया, तो ये 300, तो 6y इज इक्वल टू 3900, ये उधर जाएगा तो 300, घटेगा तो 3600। 6 6 जा 36, 600 हो गया। अब ये 600 यहाँ लिख दीजिए। ठीक है, अब तीसरा में देखिए, आप 200 अगर रखते हैं तो क्या होगा, 200 रख दिए तो फिर क्या होगा, 3 2 जा 600 प्लस 6y 3900, 6y इज इक्वल टू 3900, और ये उधर जाएगा तो 600 हो जाएगा। तो इसमें से जब आप घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 39 में से 6 घटाने के बाद 3300 आ जाता है। तो क्या 6 के टेबल में 33 आता है, नहीं ना आता है। 6 6 जा 36 होता है, 6 5 जा 30 होता है। तो हमको ऐसा नंबर रखना होगा जो कि एकदम परफेक्ट कट सके। ठीक है, तो हम क्या रखेंगे, हम 300 रखेंगे। 300 रखने के बाद आ जाएगा। ओके, कैसे आएगा देखिए। तो हमने यहाँ पर 300 रखा। ठीक है, कितना रखा, 300, x के जगह पर 300। तो 900 इधर हो गया, तो 900 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, घट करके 3000 हो गया। अब ये y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, और ये 6 नीचे चला गया, 6 5 जा 30, यानी कि 500। ठीक है, अब हमको पता चल जाएगा कि आगे कितना इसमें डिफरेंस है। देखिए 1 और 3 में डिफरेंस कितना होता है, 2। 3 में से 1 को घटाइएगा तो कितना होगा, 2 होगा ना। तो अगला बारी क्या रखना होगा हमको, 500। तो जब आप 500 रखिएगा तो देखिए यहाँ पर ये घटते जा रहा है, इधर जा रहा है तो घटते जा रहा है, इधर जा रहा है तो बढ़ते जा रहा है। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ अगर 500 रखेंगे तो यहाँ 400 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से आप 2 और आगे बढ़ाइएगा तो क्या हो जाएगा, 700, और यहाँ पर 300 हो जाएगा। अब इस तरह से आपके लिए है, आप निकाल कर देखिए, वही चीज़ होगा। बहुत ही आसान है। जब आप फिर से 900 रखिएगा तब कितना आएगा, 200 आएगा। आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, चलिए इतना काफ़ी है। अब इसके लिए देखते हैं, x के जगह पर आपने अगर 0 रखा, सपोज डैट आपने 0 रख दिया, और ये 2y इज इक्वल टू 1300, यानी कि y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1300/2। तो जब इसको काटिएगा तो 650 हो जाएगा। तो जब आप यहाँ पर 0 रखिएगा तो 650 आएगा। तो हम सोच रहे हैं कि 650 या 750 इस तरीके से नहीं रख करके 600 500 200 इस तरीके से रखें। ठीक है, ताकि वैसा आ जाए। तो हम क्या करते हैं कि x के जगह पर 100 रखते हैं। ठीक है, 100 रखने के बाद क्या होगा कि इधर 100 प्लस 2y इज इक्वल टू 1300। तो 2y इज इक्वल टू, वो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, घटेगा तो 1200 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, y इज इक्वल टू 1200/2, यानी कि 600। बहुत ही आसान है दोस्तों, बहुत ही आसान। अब हम क्या करते हैं कि अब क्या रखते हैं, x के जगह पर 300 रख देते हैं। ठीक है, 300 रखने के बाद हमको कुछ सटीक वैल्यू मिलने वाला है। ठीक है ना, तो 1300 उधर जाएगा। आप कुछ भी रख सकते हैं, आप फ्री हैं, कुछ भी रख सकते हैं। 1000, तो y इज इक्वल टू 500 हो गया, कटेगा तो, समझ रहे ना। तो हम देख रहे हैं इसका भी डिफरेंस कितना है, 2 है। तो अगला 500 होगा तो इसमें 300 हो जाएगा, 400 हो जाएगा, सॉरी दोस्तों। अब यहाँ पर आगे 3 मतलब 2 का डिफरेंस है ना, बहुत ही ध्यान से सुनिए, 2 का डिफरेंस है।
तो 5 के आगे फिर 7, ठीक है, यहाँ पर 300। समझ रहे हैं? एकदम देखिए सेम टू सेम होते जा रहा है, सेम टू सेम। तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि जितना इसका लाइन बनेगा उतना ही इसका भी लाइन बनेगा, यानी कि कोइंसिडेंट केस है ये। समझ गए? एकदम सेम टू सेम है। तो चलिए इसका ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, ड्रॉ किया जाए। x के जगह पर अगर 100 रखते हैं तो y के जगह पर 600 है ना, तो यहाँ आपको कैसे लेना होगा, 100, 200, 300 टाइप से लेना होगा, ठीक है, इस तरीके से 1 2 3 4 नहीं लेना होगा, नहीं तो फिर बैलेंस नहीं हो पाएगा। चलिए पकड़ लें। अब यहाँ पर देखिए इस केस में नेगेटिव नहीं लिया गया है, तो नेगेटिव पर ध्यान मत दीजिएगा। इधर 100 रख दिए, 500, 600, 700, 800, 100, 200, 300, 400 अब तो हो ही नहीं पा रहा ये तो, 400, 500, 600 दिख रहा है दोस्तों, 700। चलिए ओके, क्या करना है, x के जगह पर 100, x के जगह पर 100, ठीक है, y के जगह पर 600, तो 600 ये ऊपर उड़ेगा, सुन, ये देखिए 600 यहाँ पर आया, ठीक है। इस पॉइंट पर क्या बना, x का जगह पर 100 और y के जगह पर 600, एक पॉइंट तैयार हुआ। एक और पॉइंट हम लोग को लाना पड़ेगा, ठीक है ना, कम से कम 2 पॉइंट होना चाहिए। तो आप कोई सा भी ले सकते हैं, 700, 300, कोई सा भी ले सकते हैं। तो 700 देख रहे हैं कि x के जगह पर हाँ है, तो चलिए इसी को ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 700 x के जगह पर, 300 y के जगह पर, तो 300 y के जगह पर आ गया, ठीक है, यहाँ पर मार्क कर लीजिए, ठीक है। 700 x के जगह पर, y के जगह पर 300। अब ये पॉइंट को और ये पॉइंट को आपस में मीट करिए, कुछ मैजिक देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखिए क्या मैजिक देखने को मिल रहा है, ये तो लाइन है, देखिए दोस्तों, ये ग्राफ आपको बता रहा है कि यहाँ पर y का जो, देखिए यहाँ पर पॉइंट मैच कर रहा है ना, यहाँ पर मैच कर रहा है, यहाँ पर मैच कर रहा है, यहाँ पर मैच कर रहा है, और आगे जाते जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या बता रहा है कि y का वैल्यू कितना है, 500, और ये x का वैल्यू 300। तो क्या बोला मैंने, x का वैल्यू 300, y का वैल्यू 500। तो देखिएगा यहाँ कहीं होगा इसमें, x का वैल्यू 300 कहाँ है, x का वैल्यू 300, y का वैल्यू 500 है ना, है कि नहीं, अभी तुरंत बताया था मैंने, ठीक है। y का वैल्यू 500, x का वैल्यू 300। तो इसी तरह से आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि x का वैल्यू 500 और y का वैल्यू 400, 500, 400 है ना, तो आपको ऑटोमेटिक आंसर मिलते जाएगा। चलिए इस ग्राफ का नाम क्या है, 3x + 6y = 3900। क्लियर हो गया, बहुत ही अच्छा। अब यहाँ पर एक और है इसका, कि अगर आप x के जगह पर 100 ले रहे हैं तो यहाँ पर 600, तो ये भी वही चीज़ है दोस्तों। देखिए यहाँ पर है ना, x के जगह पर 100, y के जगह पर 600। हमने आपको बताया था कि दोनों का एकदम सेम है। तो इसका मतलब कि इसी के ऊपर, यानी कि इसी लाइन के ऊपर एक और लाइन है, ठीक है। और मान लीजिए कि हम यहाँ दूसरा थोड़ा सा ले लेते हैं, इससे अलग ले लेते हैं। जैसे यहाँ 700 300 लिए थे ना, तो दूसरा ले लेते हैं, यहाँ पर 300 और 500 ले लें, कि 500 400 ले लें, कोई भी ले सकते हैं आप, ठीक है। चलिए हम ले लेते हैं 500, ठीक है, 500 और 400 ले लेते हैं, ये रहा पॉइंट। तो ये लाइन आप बना लीजिए, ठीक है। इस लाइन का नाम क्या है, x + 2y = 1300। समझ में आ गया, ऐसे ग्राफ बनेगा, यानी कि ये क्या है, कोइंसिडेंट है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन ए डे was found to be ₹160। यानी कि कोई ऐसा दिन रहा होगा
उस दिन 2 किलो क्या नाम है एप्पल का, ठीक है, सेब का दाम और 1 किलो अंगूर का दाम जो है वो उस दिन, मतलब कि मान लीजिए मेरे ही पापा गए थे मार्केट और लेकर के आए, ठीक है, तो उन्होंने उस दिन 160 रुपया पे किया था, ठीक है। आफ्टर मंथ यानी कि 1 महीने के बाद फिर मेरे पापा गए उसी दुकान के पास, तो उन्होंने 4 किलो एप्पल लिया, ठीक है, और 2 किलो ग्रेप्स लिया और इस चीज़ के लिए पे किया उन्होंने कितना, 300 रुपया। लगता है सस्ता हो गया, देखने से तो लग रहा है कि सस्ता हो गया है, ठीक है। तो रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। तो चलिए ये तो बहुत ही आसान है दोस्तों, बहुत ही आसान। क्वेश्चन नंबर 3 उत्तर लिखते हैं। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल, ठीक है, एप्पल को हमने कितना ले लिया, x, ठीक है। अब इसी तरह से आप अंगूर को भी ले लीजिए 1 kg ग्रेप्स, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब ये इंफॉर्मेशन लिखिए जो बुक में दिया हुआ है, ठीक है। क्या लिया हुआ है बुक में कि द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन ए डे वॉज फाउंड टू बी ₹160। यहाँ तक इंफॉर्मेशन लिखिए। चलिए लिख लेते हैं आराम से। द कॉस्ट ठीक है, इस इंफॉर्मेशन से क्या मिला हमने, 2 kg एप्पल, यानी कि एप्पल को हमने क्या माना है, x माना है, ठीक है, तो 2x, और मेरे पापा क्या खरीदे थे उस दिन, 1 किलो अंगूर भी खरीदे थे, तो 1 इंटू अंगूर को क्या माना हमने, y, ओके। कितना रुपया पेमेंट किए थे उस दिन, 160 रुपया। अब ये 1y को आप क्या लिख सकते हैं, ओनली y, यानी कि हमारे पास ये इक्वेशन बहुत ही इजी इक्वेशन आया है, इसका नाम 1 रख दीजिए, ठीक है, समझ में आया, ओके। अब एक और इन्फॉर्मेशन है कि कुछ महीने बाद, ठीक है, वो फिर गए थे पापा जी और उन्होंने लिखिए, ये इन्फॉर्मेशन लिख दीजिए, आफ्टर इज ₹300। कुछ महीने बाद गए, 4 किलो सेब खरीदे, 2 किलो अंगूर खरीदे, पेमेंट कितना किए, 300 रुपया, ठीक है। तो इसका भी इक्वेशन बना लीजिए, बहुत ही आसान है। तो 4 किलो एप्पल खरीदे तो एप्पल का नाम है यहाँ पर x, 2 किलो अंगूर खरीदे, अंगूर का नाम है यहाँ y, कितना रुपया पेमेंट किए थे कुल मिला करके, 300 रुपया, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये इक्वेशन आया है। दूसरा कितना आसान हो गया, तो इसको भी अल्जेब्रिकली करना था, तो अल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन क्या है इसका, अल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन इसका क्या है, 2x + y = 160 और दूसरा है 4x + 2y = 300। ये था आपका अल्जेब्रिकली। अब हम लोग को ज्योमेट्रिकली करना है। ज्योमेट्रिकली का मतलब यहाँ पर ग्राफिकली है, ठीक है, तो इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना है, जैसे हम लोग बनाते आ रहे हैं उसी तरीके से बनाएंगे। तो ये दोनों इक्वेशन को हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर और कंपेयर करते हैं। पहला इक्वेशन का नाम है 2x + y = 160, दूसरा इक्वेशन का नाम है 4x + 2y दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, आराम से उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। चलिए x के जगह पर क्या रखें, x के जगह पर ऐसा चीज़ रखते हैं, मतलब 0 भी रखिएगा तब भी काम चल जाएगा। 0 जब आप रखिएगा तो y का वैल्यू आपको कितना मिलेगा, 160 मिलेगा ना, बिल्कुल मिलेगा। तो हम ऐसा करते हैं कि 10 रखते हैं, तो 10 रखिए और देखिए क्या होता है। चलिए रखते हैं, देखिए, तो x का वैल्यू हमने 10 रखा, तो 2 × 10 + y = 160,
20 प्लस वाई और y इज इक्वल टू 160 माइनस 20, घटाइएगा तो 140 हो जाएगा। तो जब हमने x का वैल्यू 10 रखा था तो हमको 140 मिला। समझे बात को? ओके। अब हम लोग 20 रखते हैं यहाँ पर, ठीक है। 20 रखिएगा तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 20, यही इक्वेशन है, y इज इक्वल टू 160, तो 40 हो गया, y 160। अब इसमें से घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 120, ठीक है। तो हमारे पास 120 आ गया। तो हम क्या देख रहे हैं, जैसे ही दो वैल्यू निकलता है उसके आगे का भी हम बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे 10 रखा तो 140 मिला, 20 रखा तो 120 मिला। जब हम लोग 30 रखेंगे तो ऑब्वियसली सी बात है यहाँ डिफरेंस कितना हो रहा है, 20 का। 140 में से 120 को घटाइएगा तो 20 होगा ना। तो देख रहे हैं कि अगला बार 100 आएगा, कन्फर्म आएगा दोस्तों 100। अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो चेक करिए यहाँ पर, देखिए हमने क्या रखा 30, तो 2 इंटू 30 प्लस वाई इज इक्वल टू 160, 60 प्लस वाई इज इक्वल टू 160, 100 आ गया ना। देखिए बोले थे ना 100 आएगा, 100 आया। अब यहाँ पर आप 40 रखिएगा तो क्या मिलेगा, कितना का डिफरेंस है, 20 का, यानी कि 100 में से 20 घटाएगा तो 80। ऐसे आप खेल सकते हैं, मज़ा है, बहुत मज़ा आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, अब इस जगह पर हम क्या रखें, अगर यहाँ 0 रखते हैं तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 300/2, ठीक है। तो 150 हो जाएगा ना, हाँ हो जाएगा। तो 0 रखिएगा तो यहाँ आपको 150 मिल जाएगा। अब आप रख सकते हैं दोस्तों, 0 रख के देखिएगा हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर 10 रखते हैं, 10, तो देखिए तो कितना मिलेगा, चालीस प्लस 2y 300, ये उधर जाएगा, घटेगा, इसमें से घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 260, 130 आया ना, 130 आया, ठीक है। तो यहाँ पर 130 लिख लीजिए। जहाँ भी 2 हमारे पास मिला, हम अब तीसरा भी ऐसे ही अपने माइंड में तुरंत कैलकुलेट कर सकते हैं स्मार्ट बुद्धि से। जब हमने 0 रखा तब हमको इतना मिला, 10 रखा तो इतना मिला, अगर 20 रखेंगे तब कितना मिलेगा, 150 में से 130 को घटाइएगा तो 20 का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर। तो याद रखिए, हम आपको ऐसे ही बता दे रहे हैं, जब आप 20 रखिएगा तो 130 में से 20 को घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 110। देखिए 110 आएगा, कन्फर्म आएगा दोस्तों 110। आप करके देखिए, अब आप कर सकते हैं, उम्मीद करते हैं हो जाएगा आपसे। अब यहाँ पर 30 रखिएगा तो 110 में से फिर 20 को घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 90, ठीक है। ऐसे काम होता है, समझ में आ रहा है ऐसे। तो इसी तरह से आप 50 रखिएगा तो 50 आएगा, 60 रखिएगा तो 30 आएगा, मतलब कि आप बना सकते हैं। तो देखिए हमारे पास जितना भी है वो 10, 20, 30 के कैटेगरी में है, 140 भी है। तो आपको बड़ा बड़ा डिजिट रखना होगा, ठीक है ना, ग्राफ में। चलिए ग्राफिक में इसको बनाते हैं। ठीक है, कितना रखें हम लोग यहाँ पर, 100 रखते हैं दोस्तों, क्योंकि बड़ा बड़ा डिजिट है। तो आप बोलिएगा कि 100 रखिएगा तो 10, 20, यहाँ 30, 40 भी तो है, तो चलिए 10 ही रखते हैं, ठीक है। चलिए ओके, ये हो गया हमारा। अब शुरू करते हैं यहाँ से। x का वैल्यू जब 10 है तो y का वैल्यू 140 है। तो ये क्या रखा सकता है, हाँ रखा सकता है। अगर आपके पास वैसा ग्राफ नहीं है जिसमें बैलेंस नहीं हो रहा तो आप कोई भी इसमें से कोई भी रख सकते हैं, ठीक है। हम देख रहे हैं कि y का वैल्यू हमारे पास 140 है यहाँ पर, और x का वैल्यू भी हमारे पास 10 है, ठीक है। तो ये एक उड़ के कहाँ चला गया, यहाँ पर। इसका जो लाइन बनेगा ये यहाँ, ये पॉइंट बन गया, समझ गए। इस पॉइंट का नाम है 10 और इधर 140, यही ना था, 10, 140, ओके। अब इसमें से कोई भी आप रख लीजिए। चलिए 40 और 80 रख लेते हैं। तो 40 है x का और 80 है y का, तो ये हो जाएगा आपका पॉइंट,
ठीक है, ये पॉइंट का नाम है 4080। ओके, अब इसको आप आपस में मैच कर दीजिए, ठीक है। ओके, अब यहाँ से आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं कि देखिए यहाँ पर 110 रखा गया है वाई, सॉरी 100 रखा गया है वाई के जगह पर और 30, तो ऐसा इन्फॉर्मेशन भी आपके पास होगा ही। देखिए 100 और 30 है ना इन्फॉर्मेशन। तो इस लाइन का नाम क्या है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160। क्लियर? ओके, अब दूसरा लाइन बनाते देखते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है कि कोइंसिडेंट हो रहा है या पैरेलल हो रहा है। तो देखिए 0 और 150 है, ठीक है, तो इसको भी आप बना सकते हैं। तो 150 वाई के जगह पर हमारे पास नहीं है, तो कोई बात नहीं, हम नहीं बनाएंगे। अब यहाँ पर देखिए 10 है और 130 है, तो इसको बनाया जा सकता है। 10x के जगह पर y 130 यहाँ पर देखिए, ठीक है, बन रहा है ना, समझ में आ रहा है ऐसे। तो ये है हमारा पॉइंट, इसका नाम है क्या, इस पॉइंट का नाम कहाँ लिखते हैं, ऐसे बता दे रहा है, 10 और 130, ये पॉइंट का नाम है। ओके, आप नोट डाउन करते जाइए ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब क्या है कि चलिए इसको ले लेते हैं 30 और 90 को। 30 है x, ओके, और 90 है y, तो कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, देख रहे हैं ना। देखिए 30 और 90, तो ये पॉइंट बहुत महीन है दोस्तों, बहुत ही महीन। अब चलिए इन दोनों को आपस में मैच कर लेते हैं। इससे क्या पता चलता है, इस लाइन से, कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो सेम है। बहुत आगे तक भी ले जाइएगा, बहुत दूर तक, करोड़ों अरबों इन्फिनिटी तक भी ले जाइएगा, तब भी ये आपस में टकराएगा नहीं, ठीक है, क्योंकि ये पैरेलल है एक दूसरे के। तो हमको पता चला कि ये लाइन जो है वो एक दूसरे के पैरेलल है, और इस लाइन का नाम है 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300। आगे समझ में दोस्तों, बहुत ही आसान था, ठीक है ना। अगर आप देखना चाहते हैं इस लाइन को कि क्या ये सही में पैरेलल है, तो हमने आपको याद करिए बताया भी था कि A1 ये क्या है, A1, ठीक है, 2, ये क्या है A2/4 इज इक्वल टू, ये क्या है B1 यानी कि 1 है आगे, और ये क्या है B2, याद है, इसको जब काटिएगा तो 1/2 हो जाएगा। तो देखिए 1/2 इज इक्वल टू 1/2 आया ना। तो जब भी ऐसा होता है कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2, तब ये पैरेलल हो जाता है वो केस, ठीक है। और C1/C2 जो है वो बराबर नहीं होता है इसमें। जैसे C1 कौन है हमारा, ये है, जैसे इसको आप उधर भेजिएगा तो माइनस हो जाएगा -160, देखिए यहाँ पर -160, और इसको उस साइड भेजिएगा तो -300 हो जाएगा, जिसको काटिएगा, और ये कट जाएगा इधर 16/30, तो ये भी कटेगा, 2 8 जा 16, और यहाँ पर 15, यानी कि 8/15 के क्या बराबर है 1/2, नहीं ना, नहीं है दोस्तों, हमने आपको बताया भी था। तो ये सेटिस्फाइड हो गया कि हाँ ये जो है पैरेलल लाइन है। ओके, उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, अच्छे से देखिए, ठीक है, और भी तो कुछ ऐसा रहा नहीं है। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं पसंद आएगा तो डिसलाइक कर दीजिएगा। जो भी दिक्कत होगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब एक्सरसाइज 3.2 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जल्द से जल्द पढ़ेंगे, एकदम आ जाएगा, ठीक है दोस्तों, मिलते हैं।